अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो समझते हैं यहाँ पे इसको एक इलस्ट्रेशन के साथ में कि ये प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है और ये हमेशा कैसे ट्रू होती है, इसका प्रूफ भी देखते हैं। तो एक मैट्रिक्स में यहाँ पे कंसिडरेशन में ले लेता हूँ, ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, दिस इज द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अगर मैं इसका डिफाइन करूंगा ट्रांसपोज, तो हमें पता है ट्रांसपोज कैसे डिफाइन किया जाता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में जो रोज के एलिमेंट्स होते हैं वो ओरिजिनल के जो मैट्रिक्स के कॉलम के एलिमेंट्स के बराबर होते हैं, या उसके कॉलम के जो एलिमेंट्स होते हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स के रो एलिमेंट्स के बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे इसका ट्रांसपोज हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। तो इसमें हम नोटिस कर सकते हैं इसके कॉलम 1 के जो एलिमेंट्स इसके रो 1 के एलिमेंट्स हैं, इसके कॉलम 2 के एलिमेंट्स रो 2 के एलिमेंट्स हैं, इसके कॉलम 3 के एलिमेंट्स रो 3 के एलिमेंट्स हैं। तो हम ये इस तरह से लिख सकते हैं कि इसके जो रो के एलिमेंट्स हैं और ओरिजिनल मैट्रिक्स के कॉलम के एलिमेंट्स हैं, या वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं हम कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके जो रो के एलिमेंट्स हैं इसके कॉलम के एलिमेंट्स हैं, रो 2 के कॉलम 2 के एलिमेंट्स, रो 3 के कॉलम 3 के एलिमेंट्स। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, सेम होता है। तो इसको हम प्रूव करेंगे, देखिए यूजिंग कोफैक्टर का माइनर साइंस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके। तो ये साइंस आपको पता होने चाहिए, इसके बेसिस पे मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, ये हम ऑलरेडी डिटरमिनेंट्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली है ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स, इस वाले के लिए मैं यहाँ पे निकालता हूँ डिटरमिनेंट। तो अगर मैं इसका डिटरमिनेंट डिफाइन करूंगा तो इसमें डिटरमिनेंट में डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे अबाउट द फर्स्ट रो एलिमेंट्स। तो इन तीनों के लिए मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पे। तो इसके लिए मुझे पता है माइनस के आगे साइन क्या आता है, प्लस माइनस प्लस। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू को लिख सकता हूँ a11 m11 माइनस a12 m12 प्लस a13 m13। m डिनोट करता है माइनर ऑफ दीज एलिमेंट्स 11 12 और 13, और इनके आगे साइन प्लस माइनस प्लस वो यहाँ पे मैंने इस तरह से लिए हैं। तो अब यहाँ पे सबके लिए माइनर्स की वैल्यू को कर लेते हैं डिफाइन। तो सबसे पहला एलिमेंट a11 के लिए m11 डिफाइन करेंगे। तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसके रो के एलिमेंट्स को मानेंगे हाइड किया हुआ है, इसके कॉलम के एलिमेंट्स को मानेंगे हाइड किया हुआ है, रिमेनिंग बचेंगे 4 एलिमेंट्स। इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो होती है माइनर की वैल्यू। सो दिस इज m11। अब सिमिलर तरीके से a12 के लिए डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज m12। तो उसके लिए क्या मानेंगे, ये कॉलम के एलिमेंट साइड होंगे, ये रो के एलिमेंट साइड होंगे, बचेंगे 4 एलिमेंट्स। इसका जो डिटरमिनेंट होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ m12। फिर यहाँ पे हम लेते हैं नेक्स्ट a13 के लिए डिफाइन करते हैं माइनर, दैट इज फॉर दिस एलिमेंट। तो इसमें यहाँ पे इस रो और इस कॉलम को हाइड करेंगे, बचेंगे 4 एलिमेंट्स। तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा दैट इज m13। तो यहाँ पे ये वैल्यू लिख ली। तो ये तो गया हमारा डिटरमिनेंट ऑफ दिस ऑर्डर 3 मैट्रिक्स। अब सिमिलर तरीके से इसके ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट मैं कर लेता हूँ डिफाइन। अब दोनों के डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर सेम आ गई तो इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी ट्रू होती है। अब इसका जो डिटरमिनेंट मैं डिफाइन करूंगा फर्स्ट कॉलम के अबाउट डिफाइन कर लेता हूं, दीज एलिमेंट्स के अबाउट। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसके जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स है इसके फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के बराबर हैं, ये ट्रांसपोज है। और मैंने अगर a11 a12 a13 के अबाउट डिफाइन किया है तो ये वैल्यू आ रही है a11 मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस a12 मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस a13 मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो इसमें जब मैं यहाँ पे इनके अबाउट डिफाइन करूंगा तो a11 मल्टीप्लाइड बाय इसके माइनर माइनस a12 मल्टीप्लाइड बाय इसका माइनर प्लस a13 मल्टीप्लाइड बाय m ऑफ a13। साइंस मैंने यहाँ से लिया है, तो यहाँ से ये आएगी इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो अब यहाँ से ma11 अगर m11 के बराबर आ गया, ma12 m12 के बराबर आ गया, ma13 m13 के बराबर आ गया, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये दोनों डिटरमिनेंट फिर सेम हो जाएंगे। इस तरह से इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। तो सेम कॉलम के एलिमेंट्स जो हैं, जो रो के एलिमेंट सेम है, उसी के अबाउट एक्सपेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे डिटरमिनेंट को कर रहा हूँ मैं इवेल्युएट। तो यहाँ पे ma11 का क्या मतलब है, इसका मतलब है इस एलिमेंट के अबाउट हम डिफाइन करेंगे माइनर की वैल्यू क्या होगी। अब इस एलिमेंट के अबाउट क्या होगा, ये रो हाइड हो जाएगा, ये कॉलम हाइड हो जाएगा, बचेंगे 4 एलिमेंट। तो ये है ma11। फिर ma12 डिफाइन करेंगे, मतलब इस एलिमेंट के अबाउट डिफाइन करेंगे माइनर। तो इसमें ये रो हाइड हो जाएगा, ये कॉलम हाइड हो जाएगा, बचेंगे ये 4 एलिमेंट। तो यहाँ पे ये इसका माइनर है। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ तो माइनर को मैंने पोजीशन के हिसाब से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ एलिमेंट के हिसाब से एक ही मतलब है, समझना ईजी है इस तरह से, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे इसमें डिफाइन करते हैं ma13, दैट इज द एलिमेंट a13 के अबाउट माइनर क्या होगा। तो इसमें ये रो ये कॉलम हाइड कर लेंगे, बचेंगे 4 एलिमेंट्स, उसका डिटरमिनेंट होगा इसका माइनर। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए दोनों में a11 यहाँ भी है, यहाँ भी है। m11 ma11 की वैल्यू देखिए सेम है, यहाँ पे ये जो दोनों डिटरमिनेंट है a22 a33 माइनस a32 a23, यहाँ से भी वही एक्सप्रेशन आएगा, सिर्फ चेंज क्या हुआ, ये दोनों एलिमेंट्स इधर उधर हो गए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनका प्रोडक्ट ही सब्ट्रैक्ट होता है तो वैल्यू सेम आएगी यहाँ पे इस माइनर की। सिमिलर तरीके से ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू इसके सेम आएगी, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स तो सेम है, इन दोनों को रिवर्स किया है, प्रोडक्ट आएगा तो सेम ही वैल्यू आएगी। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इसके बराबर आएगी, क्योंकि ये डायगोनल के एलिमेंट सेम है, ये दोनों सिर्फ रिवर्स हुए हैं तो इसकी भी वैल्यू सेम ही रहेगी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ये इक्वल है। इस तरह से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम विद द कोफैक्टर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम इज 0। हमने पढ़ा है कि डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, एलिमेंट्स लेते हैं किसी भी रो या कॉलम के और उसी एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके करते हैं ऐड, तो वो डिटरमिनेंट होता है। ये प्रॉपर्टी स्टेट करती है कि अगर हम एलिमेंट्स लेते हैं किसी भी रो या कॉलम के, लेकिन हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम,
तब क्या होता है, उसको सम करते हैं तो उसका वैल्यू आती है 0 के बराबर। तो ये प्रॉपर्टी है, देखिए इसको यहाँ पे हम समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो ये ऑर्डर 3 मैट्रिक्स मैंने ले ली है, A11 A12 A13, ये इसके एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ C11 C12 C13। इसका मतलब A11 का कोफैक्टर C11 है, A12 का कोफैक्टर C12 है, A13 का है C13। इस तरह से A21 A22 A23 के कोफैक्टर्स ये वाली वैल्यूज़ हैं, A31 A32 A33 के कोफैक्टर्स ये वाली वैल्यूज़ हैं। तो अब यहाँ पे हमने पढ़ा है कि डिटरमिनेंट क्या होता है, अगर आप इस रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे इसी के कोफैक्टर से और करेंगे ऐड, तो A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, इस तरह से डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। तो सिमिलर तरीके से रो 2 के लिए भी लिख सकते हैं, रो 3 के भी लिख सकते हैं, उस तरह से हम डिटरमिनेंट को कर सकते हैं डिफाइन। सिमिलर तरीके से आप किसी भी कॉलम के भी एलिमेंट्स को ले सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या लिया, ये रो 2 के लिए लिखा है A21 A22 A23, उसको C21 C22 C23 से मल्टीप्लाई करके किया है। तो ये तो हो गए रो के एलिमेंट्स को या कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, जिस रो के एलिमेंट्स लिए उसी के कोफैक्टर्स वहाँ पे मल्टीप्लाई करके और किया ऐड, तो वो होता है डिटरमिनेंट। अब ये प्रॉपर्टी स्टेट करती है कि सपोज मैंने रो 1 के एलिमेंट्स लिए A11 A12 और A13, और मैंने फिर ले लिए यहाँ पे रो 2 के कोफैक्टर्स C21 C22 C23, और इनको किया मैंने मल्टीप्लाई और किया मैंने ऐड। तो A11 को C21 से किया, A12 को C22 से, A13 को C23 से मल्टीप्लाई करके अगर करूंगा ऐड, तो ये वैल्यू 0 के बराबर होती है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो रो 1 के एलिमेंट्स को मैंने रो 1 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया, इससे नहीं किया, तो रो 1 के एलिमेंट्स को मैंने रो 2 के कोफैक्टर से किया मल्टीप्लाई। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके अगर आप ऐड करते हैं तो वैल्यू 0 आई। अब ध्यान ये रखना है, रो के एलिमेंट्स को आप कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कभी नहीं करते हैं, रो के एलिमेंट्स को रो के कोफैक्टर से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। रो 1 के एलिमेंट्स को रो 1 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके करूंगा ऐड, तो डिटरमिनेंट होगा। रो 2 या रो 3 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा और करूंगा ऐड, तो वैल्यू आएगी 0। A11 C31 A12 C32 A13 C33 का प्रोडक्ट करके सम करेंगे तो वो 0 आएगा। सिमिलर तरीके से हम यहाँ पे कॉलम के लिए भी समझ सकते हैं। सपोज मैं कॉलम 2 के एलिमेंट्स ले लेता हूँ, तो कॉलम 2 के एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे, A11 A21 A31। तो अगर मैं यहाँ पे इनको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूँ C11 C21 C31 और करूँ ऐड, तो वो जाएगा डिटरमिनेंट। लेकिन अगर मैं कॉलम 2 के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूँ कॉलम 3 के कोफैक्टर से, कॉलम 3 के कोफैक्टर्स क्या है, C13 C23 C33, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके अगर मैं करूँगा ऐड, तो वो वैल्यू आएगी 0 के बराबर। ये प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट्स में। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम इस तरह से लिख सकते हैं। आप चाहें तो कॉलम 3 के क्या, कॉलम 1 के कोफैक्टर्स ले लीजिए, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वो भी वैल्यू क्या आएगी, 0 के बराबर ही आएगी। इस तरह से ये प्रॉपर्टी ये स्टेट करती है, प्रॉपर्टी नंबर 2। ध्यान रखिए, कॉलम के एलिमेंट्स को कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। सेम कॉलम के एलिमेंट्स को सेम कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट है, बाकी कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। और सेम चीज़ रो के लिए भी वैलिड होती है। तो अब हम यहाँ पे इस चीज़ को वेरीफाई भी कर लेते हैं। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, जो इलस्ट्रेशन मैंने पहले भी लिया था जब मैंने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना बताया था। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी हमने वहाँ पे इवैल्यूएट की थी। तो मैंने जब कैलकुलेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स आपको बताया था तो यही एग्जांपल लिया था, और इसमें हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करी थी फर्स्ट रो के अबाउट, तो उसकी वैल्यू आई थी -187 के बराबर। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो के ही एलिमेंट्स लेते हैं, लेकिन कोफैक्टर ले लेते हैं सेकंड रो के। यहाँ पे तो मैंने फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, सेकंड रो के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट रो के एलिमेंट से, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से 0 आना चाहिए। वही चीज़ हम यहाँ पे वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो सेकंड रो के कोफैक्टर्स आएंगे C21 C22 C23, और यहाँ पे इसके लिए माइनर्स की कैलकुलेशन करूंगा और उसके आगे मैं साइन लगाऊंगा, ये प्लस माइनस और प्लस, ये आपको पता है, इस तरह से मैं साइंस भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले C21 के लिए डिफाइन करता हूँ। C21 डिनोट करता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, दैट इज 0। अब इसके लिए हम यहाँ पे माइनर डिफाइन करेंगे, तो इसकी रो हाइड कर लेंगे, इसकी कॉलम हाइड कर लेंगे, बचेंगे ये 4 एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट्स के हिसाब से आएगी इसकी माइनर की वैल्यू, दैट इज दिस डिटरमिनेंट 2 12 9 और 7। इस तरह से हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। इसको आप इवैल्यूएट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो 14 -108 आएगा। उसके आगे लगाना है नेगेटिव साइन, तो वो होगा इसका कोफैक्टर। तो इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे तो आएगी 94। सिमिलर तरीके से नेक्स्ट कोफैक्टर निकाल लेते हैं C22। C22 डिनोट करता है इस एलिमेंट का कोफैक्टर। तो इसके लिए हम यहाँ पे माइनर डिफाइन करेंगे, ये रो हाइड करेंगे और ये कॉलम हाइड करेंगे, बचेंगे 4 एलिमेंट्स। तो उसका डिटरमिनेंट आएगा यहाँ पे माइनर 3 12 2 और 7। उसके आगे लगाना है प्लस साइन, तो वैल्यू आएगी 21 -24, दैट इज इक्वल टू -3। फिर नेक्स्ट वैल्यू है यहाँ पे C23 का कोफैक्टर। तो यहाँ पे ये वैल्यू निकालेंगे, तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो ये रो हाइड कर लेंगे और इसी का कॉलम हाइड कर लेंगे, तो एलिमेंट बचेंगे 3 2 2 और 9। उसके आगे लगाएंगे नेगेटिव साइन, तो आएगा उसका कोफैक्टर। तो ये वैल्यू आएगी 27 -4, दैट इज इक्वल टू 23। उसके आगे नेगेटिव साइन, तो -23। तो यहाँ पे अब मैं सेकंड रो के एलिमेंट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे सेकंड रो के इन कोफैक्टर से, तो मुझे डिटरमिनेंट ही मिलेगा, दैट इज 0 × 94, 1 × -3, 8 × -23। उसको अगर आप ऐड करेंगे तो -187 ही आएगा। लेकिन अगर मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे सेकंड रो के कोफैक्टर से, दैट इज 3 × 94, 2 × -3, 12 × -23, तो ये वैल्यू 0 ही आएगी। ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। सिमिलर तरीके से अगर मैं थर्ड रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दूं सेकंड रो के कोफैक्टर से और ऐड करूं, वो भी 0 ही आएगा। तो ये हम यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये जो है प्रॉपर्टी नंबर 2 करती है स्टेट।
अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 स्टेट करती है डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑर्डर मैट्रिक्स अगर है डेल्टा, तो अगर मैं इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालूंगा तो उसकी वैल्यू आएगी डेल्टा रेज टू पावर n माइनस वन। जैसे यहाँ पे अगर 3 ऑर्डर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, उसका डिटरमिनेंट अगर 2 है, तो यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 2 रेज टू पावर 3 माइनस वन, दैट इज 4। इस तरह से ये प्रॉपर्टी है, हम यहाँ पे इसको अभी वेरीफाई भी करेंगे। और ये जो प्रॉपर्टी है बेसिकली आप पढ़ेंगे बाद में एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो भी यही रिप्रेजेंट करता है। एडजॉइंट आप पढ़ेंगे वो रिप्रेजेंट करता है कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को। और कोफैक्टर मैट्रिक्स के जो ट्रांसपोज का आप डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो हम प्रॉपर्टी नंबर 1 से पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट उसी के बराबर होता है ओरिजिनल मैट्रिक्स के। तो कोफैक्टर के मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट जो है कोफैक्टर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर होगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो उसी तरह से हम पढ़ेंगे वहां पे भी, तो ये पढ़ेंगे कि एडजॉइंट ए के मैग्नीट्यूड का वैल्यू होता है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस वन। तो यहाँ पे अब हम उसी का डेरिवेशन करते हैं वेरीफाई बाय टेकिंग ए 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स, उसका हम लेते हैं डिटरमिनेंट। आप n ऑर्डर का भी लेंगे तो भी आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी। देखिए यहाँ पे हम ये एक इलस्ट्रेशन से देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, ये तो 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिखा है यहाँ पे a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये हैं उसके एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हो गया, इसके डिटरमिनेंट को मैं बोल देता हूँ डेल्टा, ये है ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे मैंने ये वैल्यू क्या लिखी है, देखिए आपको लग रहा होगा कि ये इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स का यहाँ पे डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, लेकिन कोफैक्टर मैट्रिक्स नहीं है ये। नोटिस करिए यहाँ पे कुछ चेंज है, क्योंकि अगर आप इनकी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे तो C11 C12 C13, तो यहाँ आना चाहिए C11 C12 C13, लेकिन C12 और C13 तो कॉलम में आ रहा है। इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स देखेंगे तो C21 C22 C23 आना चाहिए, वो यहाँ पे सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा हुआ है C31 C32 C33, तो वो यहाँ पे थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है, थर्ड रो में नहीं लिखा हुआ। तो आपको ये चीज़ मिल रही होगी कि अगर मैं इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करूंगा तो उसमें क्या आएंगे, यहाँ पे ये जो कॉलम में एलिमेंट्स लिखे हुए वो उसमें कहाँ होंगे, रो में होंगे एलिमेंट्स। तो अगर मैं इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ले लूंगा ट्रांसपोज और उसका ले लूंगा मैं डिटरमिनेंट, तो वो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ये जो फर्स्ट रो है इसके एलिमेंट्स को लूंगा तो उसके कोफैक्टर्स को यहाँ पे कॉलम में लिखा है, आने चाहिए थे वो रोज में, तो मैंने उसका ट्रांसपोज ले लिया है। सेकंड एलिमेंट्स जो है यहाँ पे सेकंड रो के, तो उसके यहाँ पे कोफैक्टर्स को मैंने सेकंड कॉलम में लिखा है। थर्ड रो के जो एलिमेंट्स हैं उसके कोफैक्टर्स को मैंने थर्ड कॉलम में लिखा है। तो यहाँ पे मैं ऐसे क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 को यूज कर सकता हूँ। मुझे पता है यहाँ पे इसके ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होगा वही इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट होगा यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1। तो यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ यही हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के ही बराबर होगा। तो यहाँ पे अब मैं इसकी वैल्यू को कर लूंगा इवैल्यूएट। तो यहाँ पे इसके लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों का प्रोडक्ट इवैल्यूएट करूंगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, जिस तरह से हम इवैल्यूएट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। तो यहाँ पे अगर ये दोनों की दोनों मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की है, ये भी क्या है 3/3 ऑर्डर की है, तो इनका मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन। जो बनेगी मैट्रिक्स वो 3/3 ऑर्डर की ही बनेगी, और उसके प्रोडक्ट से आएंगे यहाँ पे जो एलिमेंट्स वो आएंगे ये 9 एलिमेंट्स। तो ये हम यहाँ पे कर लेंगे फाइन, जिस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी करते हैं। तो यहाँ पे इसमें जो पहला वाला एलिमेंट है वो क्या आएगा, दैट इज फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे इस फर्स्ट कॉलम के साथ। ऐसे ही आता है 1 1 एलिमेंट, तो आएगा a11 C11 a12 C12 a13 C13 का मल्टीप्लिकेशन, फिर करेंगे उसको ऐड, तो ये आ गया ये वाला एलिमेंट। फिर यहाँ पे ये वाला एलिमेंट लेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका फर्स्ट रो लेंगे, इसका सेकंड कॉलम लेंगे, तो आएगा a11 C21 a12 C22 a13 C23, तो यहाँ पे ये वैल्यू लिख लेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ये वाला एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, तो आएगा a11 C31 a12 C32 a13 C33, तो यहाँ पे ये वैल्यू लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आएगा ये, तो आएगा यहाँ पे ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, तो आएगा a21 C11 a22 C12 a23 C13। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आएगा ये, तो ये लिखा हुआ है 2,2 पोजीशन का एलिमेंट, तो ये सेकंड रो है, इसके सेकंड कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा a21 C21 a22 C22 a23 C23 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐड। फिर यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू लेंगे यहाँ पे ये वाला एलिमेंट, तो आएगा सेकंड रो थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, तो आएगा a21 C31 a22 C32 a23 C33। फिर नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे ये लिखेंगे, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, वो आएगा a31 C11 a32 C12 a33 C13। फिर यहाँ पे लेंगे ये वाला एलिमेंट, तो ये आएगा यहाँ पे थर्ड रो सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, तो आएगा a31 C21 a32 C22 a3 C23, तो उसको करेंगे ऐड, तो ये वैल्यू आएगी। लास्ट एलिमेंट आएगा यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, a31 C31 a32 C32 a33 C33, तो ये वैल्यू यहाँ पे जनरेट होगी। अब यहाँ पे ये जो डिटरमिनेंट बन गया है, इसमें अगर आप नोटिस करेंगे एलिमेंट्स, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसमें नोटिस करिए ये डिटरमिनेंट ही जनरेट हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को मैं उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कर रहा हूँ ऐड। सो दिस इज नथिंग बट डेल्टा डिटरमिनेंट। इसको भी देखेंगे, इसमें सेकंड रो के एलिमेंट्स है a21 a22 a23 और C21 C22 C23 क्या है उसके कोफैक्टर से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऐड। और यहाँ देखेंगे थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं और उसको उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा के बराबर ही आएगी। और यहाँ पे बाकी एलिमेंट्स देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे सेकंड रो के कोफैक्टर से, तो यहाँ पे इसका एडिशन क्या आएगा, ये 0 ही आएगा, ये भी क्या आएगा 0 आएगा। ये सारे क्या है दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके एडिशन लिखा हुआ है, तो ये सारी वैल्यूज आएंगी 0 के बराबर। कहाँ से, प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमने यही पढ़ा है। और ये सारी वैल्यूज क्या आएंगी डायगोनल की डेल्टा के बराबर ही आएंगी।
अब हम यहाँ पे इस डिटरमिनेंट को अगर कर लेंगे एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो, तो आप नोटिस कर सकते हैं वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा स्क्वायर माइनस जीरो। बाकी दोनों एलिमेंट से तो जीरो ही आएगा, तो यहाँ से डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा स्क्वायर, दैट इज डेल्टा क्यूब। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट में से हम कॉमन कैसे लेते हैं वो भी है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे ये डेल्टा क्यूब आ गया है, तो ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख सकता हूँ डेल्टा रेज टू पावर 3 अपॉन डेल्टा, जिसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा रेज टू पावर 2, या उसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा रेज टू पावर 3 माइनस 1। तो देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 1। यहाँ पे ऑर्डर 3 लिया है तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही। अगर आप यहाँ पे n ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे और उसके कोफैक्टर्स लेंगे तो उस केस में भी ऐसे होगा, डायगोनल में क्या आएगा, फिर यहाँ पे डेल्टा 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 n टाइम्स आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज क्या आएंगी, जीरो ही जनरेट होंगी। तो उसमें यहाँ पे डेल्टा की पावर n जनरेट होगा, तो उसमें डेल्टा की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये इसको इस तरह से भी लिखा जाता है कि अगर मैं एक मैट्रिक्स A की बात कर रहा हूँ तो उसके डिटरमिनेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A, और यहाँ पे उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A रेज टू पावर n माइनस 1। और ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसके बराबर होती है। अब एडजॉइंट का कैलकुलेशन का मतलब क्या है ये आप बाद में मैट्रिसेस में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डिटरमिनेंट बाय ए स्केलर। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी स्टेट करती है कि अगर मैं एक स्केलर मान लेता हूँ k को, जो रिप्रेजेंट करता है रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर को, या किसी फंक्शन ऑफ x को या y को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और अगर मैं एक डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ उस स्केलर नंबर से, तो उस डिटरमिनेंट में क्या चेंज आता है देखिए। तो उसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर नंबर के। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के जो एलिमेंट्स होंगे उस स्केलर नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से उसको लिख सकते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे एक ये डिटरमिनेंट है जिसको मैंने लिखा है डेल्टा से, उसको मल्टीप्लाई किया है मैंने के से, तो इस के को मैं डिटरमिनेंट के अंदर ले जा सकता हूँ यहाँ पे, और उसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ रो 1 के सारे एलिमेंट से, रो 2 के भी सारे एलिमेंट से कर सकता हूँ, रो 3 के भी। लेकिन एक टाइम पे जब आप के को अंदर लेके जाएंगे तो किसी भी एक रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, रो 2 से भी हो सकता है, रो 1 से भी हो सकता है, और या फिर आप बोल सकते हैं किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह की प्रॉपर्टी आपने मैट्रिसेज में भी पढ़ी होगी, लेकिन मैट्रिसेज में जब किसी एक मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर के सारे एलिमेंट अगर उस के को अंदर लेके जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई होते हैं स्केलर से, डिटरमिनेंट में अलग होता है। इसमें सिर्फ किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं उस स्केलर नंबर के से। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे इसका प्रूफ बता देता हूँ किस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये है हमारा डिटरमिनेंट जिसकी कैलकुलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, a11 c11 a12 c12 a13 c13, रो 1 के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके किया है। अब मैं यहाँ पे इस डिटरमिनेंट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा स्केलर नंबर के से, तो उसको लिख सकता हूँ k डेल्टा, वो आएगा k मल्टीप्लाइड बाय a11 c11 a12 c12 a13 c13। तो यहाँ पे इस k को मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इस ब्रैकेट के अंदर, और उसको इस तरह से लिख लेता हूँ कि a11 को तो k से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में लिख लिया, मल्टीप्लिकेशन में c11, a12 को k से मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट में लिख लिया c12, फिर a13 को k से मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट में लिख लिया, फिर लिख लिया c13। इसके एडिशन की फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो आप नोटिस करिए k से मल्टीप्लाई करने पे मैं इस तरह से अगर इसको लिख सकता हूँ, तो बेसिकली मैंने क्या किया है, जो रो 1 के एलिमेंट्स है उसको मैंने k से मल्टीप्लाई किया है। इस तरह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जैसा मैंने यहाँ किया है, ऐसा मैं कर सकता हूँ। लेकिन अब जो को फैक्टर्स आएंगे c11 c12 c13 उनकी वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि रो 2 रो 3 के एलिमेंट्स में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है, और जो को फैक्टर्स आते हैं वो रो 2 रो 3 एलिमेंट्स से ही आते हैं। तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है वो इसके बराबर है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ओरिजिनल डिटरमिनेंट इस तरह से लेता कि यहाँ पे मैं रो 1 के को फैक्टर्स नहीं लेता, रो 2 के हिसाब से लेता, तो उस केस में यहाँ पे a21 a22 a23 आता है यहाँ पे, तो उसमें मैं फिर k से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकता था। तो इसीलिए यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे लेता कॉलम के अबाउट, तो मैं फर्स्ट कॉलम के अबाउट लेता तो a11 a21 a31 यहाँ पे आता, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स यहाँ आते, तो k को मल्टीप्लाई वहाँ पे करके भी मैं लिख सकता था। इसीलिए यही प्रॉपर्टी है, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसका रिवर्स भी ट्रू होता है, उसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज इस तरह से डिटरमिनेंट दिया हुआ है, अगर आपको किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन चीज़ दिख रही है, कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। देखिए जैसे 32 है, 12 है, 16 है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है मैं इसमें भी 4 फैक्टर कॉमन है, तो फर्स्ट रो में से मैं 4 बाहर निकाल सकता हूँ। इसमें 4 बाहर ले लूँगा तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 4। इसका रिवर्स भी ट्रू है, जो ये प्रॉपर्टी है कि 4 को अगर अंदर ले जाएंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट रो से। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट रो से तो मैंने 4 को बाहर निकाल लिया, अब ये जो 4 है अगर मैं इसको अंदर लेके गया तो मैंने सेकंड रो से मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे डिटरमिनेंट बनाऊँ, फर्स्ट रो को तो मैं ऐसे लिखूँ 8 3 4, और ये जो 4 है इसको सेकंड रो में मल्टीप्लाई कर दूँ, दैट इज 12 4 0, और थर्ड रो को मैं ऐसे लिखूँ। तो ध्यान रखिए, तो ये वाला जो डिटरमिनेंट है और ये वाला जो डिटरमिनेंट है सेम ही है। इस तरह से हम इसको ये भी शो कर सकते हैं, एक रो से कॉमन निकाला, दूसरी रो से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ही होती है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल। तो यहाँ पे हमें इवेलुएट करना है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को, तो इसकी वैल्यू को मान लेता हूँ दैट इज इक्वल टू डेल्टा।
तो अब आप यहाँ पे नोटिस करिए, आप किसी भी रो या कॉलम में से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? तो यहाँ पे आप नोटिस करिए, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 का मल्टीपल है, यहाँ पे भी 6 का मल्टीपल है। तो ये जो फर्स्ट रो है इसके एलिमेंट्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 102 को 17 मल्टीप्लाइड बाय 6, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो इसमें से यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 6 को कॉमन लेके बाहर निकाल सकता हूँ फर्स्ट रो में से। तो इस डिटरमिनेंट को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। और अब मैं इसको वैल्यू को इवेलुएट करूंगा, तो मैं यहाँ पे इवेलुएट करता हूँ सेकंड रो के एलिमेंट्स के अबाउट। मुझे दिख रहा है फर्स्ट और थर्ड रो के एलिमेंट्स क्या है, आइडेंटिकल है। तो सेकंड रो के अबाउट इवेलुएट करेंगे, तो अगर आप को फैक्टर्स की वैल्यू निकालेंगे इस एलिमेंट से, तो ये रो ये कॉलम हाइड होगा, ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। अब ये सारे आइडेंटिकल हैं, 3 6 3 6, तो उसकी वैल्यू इवेलुएट करेंगे, वो 0 आएगी। हर एलिमेंट के अबाउट अगर आप को फैक्टर निकालेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो अगर यहाँ पे हर एलिमेंट्स को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 0 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही आएगी। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू इवेलुएट कर सकते हैं। और आप इसको ऐसे भी समझेंगे, बाद में मैं एक प्रॉपर्टी भी डिस्कस करूंगा, प्रॉपर्टी नंबर 8, कि अगर कोई भी दो रो आइडेंटिकल एलिमेंट्स होते हैं या कोई भी दो कॉलम के एलिमेंट्स आइडेंटिकल होते हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर ही होती है। तो ये हम प्रॉपर्टी नंबर 8 में देखेंगे, इसका प्रूफ वो वहां पे भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 स्टेट करती है डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑर्डर मैट्रिक्स अगर को मैं लिखता हूं डेल्टा के बराबर, तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स के मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू के रेज टू पावर एन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा। अब यहाँ पे ये जो के है ये रिप्रेजेंट करता है एक स्केलर क्वांटिटी को, और एन डिनोट करता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से। तो यहाँ पे अब हम इस चीज़ का प्रूफ भी देख लेते हैं, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। यहाँ पे 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे ली है मैंने, और मुझे क्या करना है, इसको के से करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू को मैं लिख लेता हूँ डेल्टा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं इसको अगर के से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको लिख सकता हूँ के टाइम्स ऑफ ए, तो आएगा के टाइम्स दिस मैट्रिक्स। तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया। अब हमें पता है मैट्रिसेस में प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो स्केलर है अगर उसको मैं मैट्रिक्स के अंदर लेके जाऊंगा तो क्या करेगा, सारे के सारे एलिमेंट्स को के से करेगा मल्टीप्लाई। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, और इसका ही हमें डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करना है, क्योंकि के जो है सारे के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर मैट्रिक्स से अगर अंदर लेके जाएंगे। डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं होता है, डिटरमिनेंट अगर यहाँ लिखा होता और उसमें के मल्टीप्लाई होता है तो किसी एक रो या कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। लेकिन जब यहाँ लिखा है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के, इसका मतलब क्या है, पहले मैट्रिक्स के ए डिफाइन करनी पड़ेगी, तो वो हमारी ये वाली मैट्रिक्स है। अब हम इसका करेंगे डिटरमिनेंट डिफाइन, तो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, ये है हमारा अब यहाँ पे क्वेश्चन। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 को यूज करके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कॉलम 1 में से मैं के बाहर निकाल सकता हूँ, कॉलम 2 में से भी मैं के कॉमन ले सकता हूँ, कॉलम 3 में से भी मैं के कॉमन ले सकता हूँ डिटरमिनेंट के बाहर। आप चाहें तो रो में से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से के, यहाँ से के और यहाँ से के। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 के हिसाब से हम किसी भी एक रो या कॉलम में से कोई मल्टीपल फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से भी के बाहर आएगा, यहाँ से भी के बाहर आएगा, यहाँ से भी के बाहर आएगा, तो के मल्टीप्लाइड बाय के आ जाएगा, और अंदर बनेगा यहाँ पे ये डिटरमिनेंट, ये वैल्यू यहाँ पे हमने लिख ली। तो ये हमने यूज़ की है प्रॉपर्टी नंबर 4 को। तो अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे के क्यूब आएगा, और यहाँ पे यही डिटरमिनेंट बन जाएगा। ये डिटरमिनेंट किसका है, मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट के ही बराबर है। तो मुझे दिख रहा है कि अगर ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे के क्यूब जनरेट हो रहा है, तो ऑर्डर एन की मैट्रिक्स यूज़ करूँगा तो एन जनरेट होगा के रेज टू पावर एन। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर ऑर्डर एन की मैट्रिक्स होगी तो उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो के अगर आप कॉमन लेंगे तो उसमें एन कॉलम्स होंगे, तो के की पावर एन कॉमन आएगा, इसीलिए यहाँ पे के की पावर एन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा लिखा हुआ है। तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ध्यान रखिए। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं मॉड ऑफ के, मतलब इसका क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ के की बात हो रही है, तो इसकी वैल्यू होती है के रेज टू पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका ये मतलब है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर इस तरह से लिखा हुआ है के टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका मतलब अलग है। इसका मतलब क्या है, ये जो के है ये इस डिटरमिनेंट के अंदर जाके फिर मल्टीप्लाई होगा किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट से। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 स्टेट करती है कि अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए बी का डिटरमिनेंट करना है इवैल्यूएट, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस निकाल लीजिए, उसका डिटरमिनेंट इवैल्यूएट कर लीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं पहले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए और दूसरे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए और उसको कर लीजिए मल्टीप्लाई। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, डिटरमिनेंट को मॉड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू मॉड ए मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ बी भी लिखा जाता है। इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ध्यान रखिए, अगर इसको मैं एक्सटेंड करूँ 5 के साथ, अगर 6 को मैं करूं मिक्स, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, के ए बी का अगर मुझे डिटरमिनेंट निकालना है, तो देखिए अब के अगर स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है तो स्केलर क्वांटिटी को हम बाहर ला सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन क्या होगी, पहले हमें ए बी के प्रोडक्ट का यहां पे डिफाइन करना पड़ेगा, उसका ऑर्डर क्या है, क्योंकि यहां जो भी मैट्रिक्स लिखी हुई है उसका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। तो ए बी का ऑर्डर पता करना पड़ेगा, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी उस केस में ऐसे हम डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि उसी का ऑर्डर के लिए हम यहाँ पे डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करते हैं। तो यहाँ पे एन अगर उसका ऑर्डर है ए बी के प्रोडक्ट का, दैट इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है ए बी, तो यहाँ पे अगर
k को मैं बाहर लाऊंगा तो इसको k की पावर n लिख सकता हूँ। फिर लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, और डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, इसको एज ए प्रॉपर्टी मान सकते हैं। ये क्या है, 5 और 6 प्रॉपर्टी को कंबाइन करके मैंने इस तरह से लिखा हुआ है। अब ध्यान रखिए, ये तभी हम डिफाइन कर सकते हैं जब प्रोडक्ट ए बी ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी डिफाइंड। अगर प्रोडक्ट ए बी ही डिफाइंड नहीं होगा तो हम इसको इस तरह से नहीं लिख पाएंगे। प्रोडक्ट ए बी डिफाइंड होगा और ऑब्वियसली हम डिटरमिनेंट किसका निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं। तो जो प्रोडक्ट ए बी होगा वो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। अगर ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी उसके डिटरमिनेंट को हम यहाँ पे अलग अलग करके इस तरह से डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं। तो ये है 6 नंबर की प्रॉपर्टी। अब देखते हैं हम इससे से रिलेटेड एक एग्जांपल। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए हैज m रोज एंड n प्लस 5 कॉलम्स, मैट्रिक्स बी हैज m रोज एंड 11 माइनस n कॉलम्स, ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू दी हुई है 2 के बराबर। तो हमें निकालनी है डिटरमिनेंट ऑफ 2ab की वैल्यू। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी का यहाँ पे पहले ऑर्डर निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसी के लिए यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि ए बी भी एग्जिस्ट करता है, बी भी एग्जिस्ट करता है, उसको हम करेंगे यूज़। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को करेंगे अप्लाई। तो सबसे पहले ए बी एग्जिस्ट करता है, इसमें देखिए क्या कंडीशन आएगी। तो ए बी में क्या कंडीशन आएगी, ए की रोज और कॉलम्स लिख लेंगे, उसका ऑर्डर आएगा m क्रॉस n प्लस 5 और बी का ऑर्डर आएगा m क्रॉस 11 माइनस n। अब अगर ए बी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से हम ये इक्वेशन बना सकते हैं n प्लस 5 इक्वल टू m। अब अगर यहाँ पे अगर बी ए एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या बना सकते हैं, बी का ऑर्डर ये है, ए का ऑर्डर ये है, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज क्या होंगे, इक्वल, दैट इज 11 माइनस n इक्वल टू m। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम m और n की वैल्यू निकाल सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर आप सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 3 आएगी, m की वैल्यू 8 आएगी। काफी सिंपल कैलकुलेशन है। m की जगह यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए n प्लस 5 और उससे आप n निकाल लीजिए, वो 3 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 8। अब m और n की वैल्यू 3 और 8 यहाँ पुट करिए, देखिए 8 आएगा, ये भी क्या आएगा 8 आएगा। यहाँ पे ये पुट करेंगे 8 और यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये भी 8 आएगा। तो इससे हमें दिख रहा है कि ए जो मैट्रिक्स है वो 8 क्रॉस 8 है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी 8 क्रॉस 8 है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इतनी इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए इसका फास्ट तरीका मैं बताता हूँ। अगर क्वेश्चन में कभी भी ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करता है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों ए और बी क्या होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। इसका ध्यान रखिए, इस तरह से भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। तो m इक्वल टू n प्लस 5, देखिए यही कंडीशन आ रही, और इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे तो m इक्वल टू 11 माइनस n, ये कंडीशन आ रही। तो इस तरह से हम डायरेक्ट भी कंडीशन लिख सकते हैं। इस तरह से हमें प्रोडक्ट की कैलकुलेशन के हिसाब से कंडीशन नहीं अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इससे ए और बी का ऑर्डर पता लग गया। अब हमें इवैल्यूएट करना है डिटरमिनेंट ऑफ 2ab। तो ए बी प्रोडक्ट का ऑर्डर हमें पता है, दैट इज 8 या 8 क्रॉस 8। तो यहाँ पे अगर ये जो कांस्टेंट है, स्केलर है, इसको मैं बाहर लेके आऊंगा तो इसमें आएगा 2 रेज टू पावर 8, ये वैल्यू आएगी। और ए बी को मैं अलग अलग करके डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी इस तरह से लिख सकता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 6 से। अब मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दूंगा 2, डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू पुट कर दूंगा 2। तो 2 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लिकेशन में 2 और 2 आएगा, तो ये आएगा 2 रेज टू पावर 10 विच इज नथिंग बट 1024, जो आपका ये आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 से। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 में लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ऑफ ऑड ऑर्डर n इज 0। तो ध्यान रखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है ऑड ऑर्डर की होनी चाहिए, इवन ऑर्डर का डिटरमिनेंट 0 नहीं होता, लेकिन ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, 0 के बराबर होता है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स में डिफाइन करते हैं, उसमें एक सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है, ऐसी मैट्रिक्स के लिए ए ट्रांसपोज की वैल्यू -a के बराबर होती है। तो ये होती है, इस तरह की जो मैट्रिक्स होती हैं उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें हम यहाँ पे देख लेते हैं, डिटरमिनेंट डिफाइन करते हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मतलब क्या है, ये ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, यही यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है। तो कुछ इस तरह से दिखती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे इसको आप मैट्रिसेस के ट्रांसपोज में देखिए, वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे इस तरह की कैसे दिखती है, इसमें सबसे पहली चीज नोटिस करने वाली है कि इसके डायगोनल के एलिमेंट सारे क्या होते हैं, 0 के बराबर होते हैं। और डायगोनल के अबाउट अगर आप एलिमेंट्स देखेंगे तो यहाँ पे ये जो अपोजिट एलिमेंट्स हैं इनका साइन क्या होता है, अपोजिट होता है, वैल्यू सेम ही होती है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ -2, यहाँ -2 है तो यहाँ 2। सिमिलर तरीके से ये b है तो -b, ये c है तो -c। इस तरह के यहाँ पे डिटरमिनेंट को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। और ये ऑड ऑर्डर की है तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो इस तरह के डिटरमिनेंट का प्रूफ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट हम प्रूव कर सकते हैं कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। तो उसको हम यहाँ पे प्रूव करेंगे 2 तरीके से। पहला मेथड क्या है, देखिए, अगर डिटरमिनेंट ही इसी तरह से डिफाइन है तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना चाहिए, चेक करना चाहिए, आपके दिमाग में हमेशा डेफिनेटली आना चाहिए, पहचानना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने पहचान लिया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट है। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी पता है कि ए ट्रांसपोज -a के बराबर होती है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 को ही यूज करके इसको करूंगा सिंप्लीफाई, क्योंकि मुझे पता लग गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है।
है तो उसमें ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है। तो मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट में ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। मैं क्या लगाऊंगा, प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज करूंगा कि इसका अगर मुझे डिटरमिनेंट लिखना है तो ये जो डिटरमिनेंट है इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के भी बराबर होगा। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज लिख लीजिए, उसको डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर लिख सकते हैं। तो ये जो भी यहाँ पे डिटरमिनेंट लिखा हुआ है जिस भी मैट्रिक्स का, उसमें यहाँ पे एलिमेंट्स का ले लिया मैंने ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को चेंज कर लिया फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को चेंज कर लिया सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को चेंज कर दिया थर्ड कॉलम में। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकता हूँ यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1। अब मुझे पता है कि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 के बराबर, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो मैं यही शो करने की कोशिश करूंगा। तो ये जो वैल्यू है ये इसको नेगेटिव टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होगी, ताकि 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि नोटिस करिए इन दोनों डिटरमिनेंट में, नोटिस करिए यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो में देखिए यहाँ 0 माइनस ए माइनस बी है, यहाँ 0 ए बी है, यहाँ ए 0 माइनस सी है, यहाँ माइनस ए 0 सी है। तो नोटिस करिए इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मुझे यही वैल्यू मिल जाएगी, इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मुझे यही कॉलम मिल जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मुझे ये कॉलम मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो डिटरमिनेंट के अंदर यहाँ पे ये वैल्यूज लिखी हुई है इसको मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ। कैसे चेंज कर सकता हूँ, पहले रो में से भी -1, पहले कॉलम में से भी -1 कॉलम ले लूँ, सेकंड में से भी -1, थर्ड में से भी -1 कॉलम ले लूँ। प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज कर सकते हैं। कोई भी एक स्केलर मल्टीपल जो है उसको आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे वो मल्टीपल है -1। तो अगर -1 कॉमन लेंगे इसमें से भी इसमें से भी इसमें से भी, तो -1 का मल्टीप्लिकेशन आएगा -1 का क्यूब। इसका बेसिकली मतलब क्या है, -1 इसमें से कॉमन लिया, इसका मतलब ये एलिमेंट्स नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 0 माइनस ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए, 0 माइनस सी हो जाएगा बी सी और 0। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप नोटिस करिए ये जो डिटरमिनेंट बन रहा है ये डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर है। देखिए एक्जैक्टली वही एलिमेंट्स यहाँ पे क्रिएट हो गए। अब -1 का क्यूब होता है -1, ये आएगा मल्टीप्लिकेशन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये आएगा 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। ये यहाँ पे अगर इस तरह से आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है, बोलिए इसको इवेल्युएट कर लिए, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट है, तो उसमें ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर लिख के इसको इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो है मेथड 1। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको इवेल्युएट करना है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को। अब हम देखते हैं मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 में हम क्या करेंगे, इसकी इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के बराबर है। तो यहाँ पे इस तरह से इक्वेशन लिखी हुई है मैट्रिक्स में, तो मैं दोनों तरफ क्या ले लूंगा, डिटरमिनेंट ले लूंगा। तो टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड्स का मतलब है लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू राइट साइड में जो वैल्यू है उसका डिटरमिनेंट यहाँ पे लिख लूंगा। अब ध्यान रखिए यहाँ पे माइनस ऑफ ए का डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, ये माइनस हम बाहर नहीं ला सकते, ना इसको हम प्लस कर सकते हैं, ये मॉड्यूलस नहीं है, ये डिटरमिनेंट को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 5 का। प्रॉपर्टी 1 स्टेट करती है डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है, तो इसको तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख लूंगा। और प्रॉपर्टी नंबर 5 हमने पढ़ी थी, ये देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट है -1। अब स्केलर को अगर मैं डिटरमिनेंट के बाहर लाता हूँ तो जो -1 स्केलर है वो पावर में आ जाता है n। n रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट a को, तो यहाँ पे वो वैल्यू n के बराबर आ जाएगी। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है n की वैल्यू है ऑड, तो अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो ये -1 रेज टू पावर n क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 होता है, -1 रेज टू पावर 5 भी -1, तो ये -1 ही आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आएगा 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। तो इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है। अब अगर यहाँ पे ऑड ऑर्डर नहीं होता, इवन होता, तो n की वैल्यू इवन होती, तो ये -1 की पावर इवन क्या हो जाता है, ये +1 ही हो जाता। तो उस केस में कुछ भी प्रूव नहीं होता, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाता। ये तो प्रूव नहीं होता कि उसका यहाँ पे डिटरमिनेंट 0 होता। इसीलिए इवन ऑर्डर के लिए हम नहीं बोल सकते हैं डिटरमिनेंट 0 होगा, लेकिन ऑड ऑर्डर के लिए बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 में लिखा हुआ है इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड वन टाइम द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज्ड बाय मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ऑफ -1। तो देखिए इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट कंसिडर कर लेता हूँ 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का। तो इसमें ये 3 रोज हैं, ये 3 कॉलम्स हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी 2 रोज के या किसी भी 2 कॉलम्स के एलिमेंट्स को करेंगे इंटरचेंज। तो यहाँ पे इस डिटरमिनेंट को अगर मैं लिख लेता हूँ डेल्टा, इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रो 1 के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करूँगा रो 2 के एलिमेंट्स को। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए, रो के एलिमेंट्स को रो के एलिमेंट्स के साथ ही इंटरचेंज किया जाता है, कॉलम के एलिमेंट्स को कॉलम के एलिमेंट्स के साथ ही इंटरचेंज किया जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है किसी भी 2 रोज के अगर मैं एलिमेंट्स को इंटरचेंज करूँगा एक बार, तो यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट इस सिंबल से किया जाता है। R1 R2 में हम कर रहे हैं इंटरचेंज, और ये डबल एरो का मतलब यही है कि रो 1 के एलिमेंट्स तो R2 में डाल दिए, रो 2 के एलिमेंट्स रो 1 में डाल दिए। इस तरह से हमने किया है इंटरचेंज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो 1 के एलिमेंट्स को जो है उसको पुट कर देंगे रो 2 में, और रो 2 के एलिमेंट्स को पुट कर देंगे हम रो 1 में। तो इस तरह से हमने ये अगर इंटरचेंज कर दिया है तो डिटरमिनेंट है अब हमारा ये वाला बन जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, रो में अगर हम करते हैं चेंज एक बार, ध्यान रखिए एक बार लिखा हुआ है द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज्ड बाय मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ऑफ -1। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को करूंगा इवैल्यूएट और मैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को करूंगा इवैल्यूएट, तो अगर मैं इसको बोल देता हूं डेल्टा 1, तो ये जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू आएगी -1 टाइम्स ऑफ डेल्टा।
इस डिटरमिनेंट की वैल्यू में -1 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें ये दूसरा वाला डिटरमिनेंट। अगर इन दोनों में ये रिलेशन है कि इसकी रोज को चेंज करके हमें ये वाला डिटरमिनेंट मिल रहा है, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये जो नया वाला डिटरमिनेंट हमने बनाया है, अगर मैं इसको -1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ऑफ -1, तो यहाँ पे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, वो भी डेल्टा के बराबर ही रहेगी, दैट इज द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे किन्हीं भी दो रो के एलिमेंट्स को एक बार इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ऑफ -1 से चेंज हो जाती है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट है उससे हमने ये डिटरमिनेंट बनाया है, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। या इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को बोल देता हूँ डेल्टा 1, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ दिस डेल्टा। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब जिस तरह से मैंने दो रो के एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया है, वैसे ही मैं कोई भी दो कॉलम के एलिमेंट्स को भी इंटरचेंज कर सकता हूं। जैसे यहाँ पे मैं अगर इंटरचेंज करता हूं कॉलम 2 और कॉलम 3 के एलिमेंट्स को, तो इस तरह से मैं उसके सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता हूं। C2 के एलिमेंट्स मैंने C3 में भेज दिए, C3 के एलिमेंट्स मैंने C2 में भेज दिए हैं। तो यहाँ पे वो ये एलिमेंट्स हैं। तो A2 B2 C2 जो है, अब उसको मैं कॉलम 3 में लिखूंगा, A3 B3 C3 को मैं कॉलम 2 में लिखूंगा। तो इस तरह से मैंने इंटरचेंज किया है इस डिटरमिनेंट में, तो यहाँ पे ये नया डिटरमिनेंट फॉर्म हो गया है। अब मुझे पता है इसको यहाँ पे अगर ये भी डेल्टा को रिप्रेजेंट करेगा तो यहाँ मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, इसके बराबर होगी। इसको हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखिए, हम एक से ज़्यादा भी इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक इंटरचेंज किया, अब मैं एक और इंटरचेंज यहाँ पे कर लेता हूँ कि मैं इसमें क्या करूँ, कॉलम का इंटरचेंज करने के बाद में इसमें रो का इंटरचेंज कर लूँ। तो ध्यान रखिए, कोई जरूरी नहीं है अगर एक बार कॉलम का इंटरचेंज करें तो बारी बारी कॉलम का ही इंटरचेंज करना है, आप उसके बाद में रो का भी इंटरचेंज कर सकते हैं। अब ये जो रो का इंटरचेंज होगा वो इनकी रो के एलिमेंट्स में होगा, तो रो 1 और रो 3 में एलिमेंट्स इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो अब इसका रो 1 ये है, इसका रो 3 ये है, तो इसमें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इंटरचेंज। तो इंटरचेंज करूंगा तो A1 A3 A2 को लिख लूंगा रो 3 में, C1 C3 C2 को लिख लूंगा मैं रो 1 में। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे -1 तो ऑलरेडी है ही, तो अब ये जो डिटरमिनेंट है -1 से जो मल्टीप्लाइड है, अब इसकी वैल्यू को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक हमने यहाँ पे इंटरचेंज किया है। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा की वैल्यू को, दैट इज द डिटरमिनेंट ओरिजिनल वाला। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने रो का इंटरचेंज किया है, इसके बाद में मैं यहाँ पे भी कॉलम का इंटरचेंज कर सकता हूँ, C1 को C3 के साथ में। तो C1 को C3 के साथ में करूंगा तो B1 A1 C1 जो है यहाँ आ जाएगा, B3 A3 C3 C1 में आ जाएगा। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो इतना वाला पार्ट था, -1 ऑलरेडी यहाँ है, ये तो आएगा ही। अब हमने अगर एक इंटरचेंज किया है तो इसमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये जो वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट डेल्टा के बराबर होगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो एक इंटरचेंज भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ क्या है, देखिए, तो अगर मैं दो इंटरचेंज करता हूँ यहाँ पे, तो इस वाले डिटरमिनेंट में अगर मैं दो इंटरचेंज कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे C2 को C3 से कर रहा हूँ, फिर जो नया आ रहा है उसमें R1 को R3 से कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैंने दो इंटरचेंज किए हैं। तो नोटिस करिए -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है उसकी पावर क्या जनरेट हो रही है, 2 जनरेट हो रही है। इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट में दो इंटरचेंज कर लेते हैं तो उसमें मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर +1 ही आता है, -1 even पावर आएगा। यहाँ पे आप इधर भी नोटिस कर सकते हैं कि मैंने दो इंटरचेंज करके यहाँ पे पहुंचा हूँ, तो देखिए -1 की पावर का जो फैक्टर आ रहा है वो 2 आ रहा है, दैट इज +1। तो इसको आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं प्रॉपर्टी को, अगर सिंगल इंटरचेंज करते हैं या आप करते हैं 3 टाइम्स इंटरचेंज या 5 टाइम्स इंटरचेंज, मतलब ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंजेस अगर करते हैं, तो यहाँ पे इस वाले डिटरमिनेंट को इसमें आप ऐसे लिख के फिर उसमें -1 का फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। अगर आप इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर +1 ही आएगा, दैट इज -1 इवन नंबर, तो +1 में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से भी इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखा जाता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे प्रूफ देख लेता हूँ। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को इवैल्यूएट करूंगा और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को इवैल्यूएट करूंगा, तो यहाँ पे देखूंगा कि इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है नेगेटिव टाइम्स ऑफ दिस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको एक्सपेंड करूंगा फर्स्ट रो के अबाउट, तो वैल्यू आएगी यहाँ पे एलिमेंट A1 से, वो आएगा यहाँ पे इसके माइनर से मल्टीप्लीकेशन, तो A1 मल्टीप्लाइड बाय B2 C3 - C2 B3 ये वैल्यू आएगी। अब इसके लिए यहाँ पे प्लस साइन आता है कोफैक्टर में, तो प्लस मैंने यहाँ पे लिख लिया। सेकंड एलिमेंट के लिए नेगेटिव साइन से एक्सपेंड करते हैं, तो A2 के लिए यहाँ पे करेंगे तो ये रो ये कॉलम हाइड कर लेंगे, बचेंगे 4 एलिमेंट, तो आएगा B1 C3 - C1 B3 मल्टीप्लिकेशन में A2, और इसके लिए आता है नेगेटिव साइन, हमें पता है, तो माइनस साइन यहाँ लगा लेंगे। फिर थर्ड एलिमेंट है यहाँ पे A3 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो बनेगा यहाँ पे ये माइनर B1 C2 - C1 B2, तो यहाँ पे ये वैल्यू लिख लेगी, इसके लिए पॉजिटिव साइन आता है। तो ये आ गया हमारा इसका डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट भी कर लेते हैं इवैल्यूएट, दैट इज अबाउट फर्स्ट रो। इसके अबाउट अगर आप इसको इवैल्यूएट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू B1 से आएगी, वो वैल्यू आएगी A2 C3 - A3 C2 प्लस साइन के साथ। सेकंड वैल्यू B2 से आएगी, नेगेटिव साइन आएगा, फिर आएगा A1 C3 - C1 A3 का मल्टीप्लिकेशन, फिर B3 से आएगा थर्ड वैल्यू, वो आएगा A1 C2 - C1 A2 का मल्टीप्लिकेशन, उसके बाहर आएगा पॉजिटिव साइन। तो ये आ गया हमारा डिटरमिनेंट डेल्टा 1 इसकी वैल्यू। अब अगर आप इसमें नोटिस करेंगे कोई भी एलिमेंट देख लीजिए, देखिए B1 A2 C3 इसके आगे क्या है, पॉजिटिव साइन है, और B1 A2 C3 यहाँ पे भी होगा। देखिए यहाँ पे B1 A2 C3 यहाँ जनरेट हो रहा है, लेकिन उसके आगे नेगेटिव साइन है। फिर आगे आप देखिए B1 A3 C2, इसके आगे क्या है, नेगेटिव साइन, और यहाँ पे आप देखिए B1 A3 C2 कहाँ पे जनरेट हो रहा है, यहाँ पे, उसके आगे पॉजिटिव साइन है। तो आप नोटिस करेंगे इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इन सारे एलिमेंट्स के नेगेटिव टाइम्स हैं, तो इसीलिए हम यहाँ बोल सकते हैं डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा आएगी।
इस तरह से ही ये नेगेटिव मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर -1 का हम प्रूफ देख सकते हैं। तो ये है यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 8 का प्रूफ। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल। हमें सपोज यहाँ पे प्रूव करना है इस डिटरमिनेंट को इसके बराबर विदाउट एक्सपेंडिंग। एक्सपेंड नहीं करना है, हमें सिर्फ प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है विदाउट एक्सपेंडिंग। तो हम कैसे कर सकते हैं प्रूव? तो एलएचएस में ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, आरएचएस में ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। अब इस तरह के जनरली जब क्वेश्चंस आते हैं तो आप सबसे पहले यही नोटिस करिए, थॉट प्रोसेस यही है, आपको नोटिस करना है इनके एलिमेंट्स को कि वो आइडेंटिकल हैं या नहीं है। जैसे आप नोटिस करिए इसके इस कॉलम में ये जो एलिमेंट्स हैं वो इसके ही इस रो में एलिमेंट्स हैं। इसके कॉलम नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं इसके रो 1 के एलिमेंट्स हैं। इसके कॉलम नंबर 3 के एलिमेंट्स इसके रो 2 के एलिमेंट्स हैं। तो कॉलम के एलिमेंट्स रो में हैं बट सेम ही एलिमेंट्स हैं, सिर्फ उसको कॉलम टू रो में चेंज किया गया है। तो अगर मेरे को इसको इसमें प्रूव करना है या इसको इसमें प्रूव करना है, यही है, ये दोनों इक्वल हैं, तो मैं आरएचएस से एलएचएस को प्रूव कर देता हूँ कि ये वाला जो आरएचएस है ये एलएचएस के बराबर आ जाएगा। तो मेरा आइडिया यही है, पहला थॉट प्रोसेस क्या है कि कैसे भी करके मैं इनके रो के एलिमेंट्स को कॉलम के एलिमेंट्स में चेंज करूँ। तो उसका बेसिकली मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है। तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिटरमिनेंट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इस डिटरमिनेंट के अंदर ये जो रो के एलिमेंट्स है इसको कॉलम में चेंज कर लूंगा। यहाँ पे रो 1 कॉलम 1 में, रो 2 कॉलम 2 में, रो 3 कॉलम 3 में। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम है। अब हम यहाँ पे इसको और इससे आपस में कंपेयर करके सोच सकते हैं कि ये इसमें चेंज होगा या नहीं होगा। तो अब आप सिर्फ नोटिस करेंगे कॉलम के एलिमेंट्स वही है लेकिन कॉलम के एलिमेंट्स की पोजीशन अलग है। जैसे यहाँ पे कॉलम 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे कॉलम 3 के हैं, यहाँ पे कॉलम 2 के एलिमेंट्स कॉलम 1 के हैं, यहाँ कॉलम 3 के एलिमेंट्स कॉलम 2 के हैं। तो अब मुझे क्या करना है, कॉलम के एलिमेंट्स को ही इंटरचेंज करना है। तो हमारी जो प्रीवियस प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 8 वो यहाँ पे यूज आएगी हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, कॉलम 3 और कॉलम 2 के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करूँगा। इसको मैं यहाँ ले आऊँगा, इसको मैं यहाँ ले आऊँगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ये वाले जो एलिमेंट्स है इधर ही आने चाहिए। तो इसकी पोजीशन में यहाँ ले जाऊँगा, इसकी पोजीशन में यहाँ ले जाऊँगा। स्विचिंग कॉलम एलिमेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 8। तो जब मैं एक बार स्विच कर रहा हूँ यहाँ पे कॉलम के एलिमेंट्स को तो ये तो यहाँ आ जाएगा। अब हमें पता है एक बार जब भी स्विच करते हैं अगर वैल्यू सेम रखनी है तो हम इसमें मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर -1 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे इसको इससे मैच करिए, देखिए ये वाला पार्ट तो मैच कर रहा है। अब इन दोनों में देख रही है पोजीशन रिवर्स है। तो फिर से मैं क्या करता हूँ, अब नया जो ये बन गया है डिटरमिनेंट, इसमें कॉलम 2 और कॉलम 1 में क्या करता हूँ मैं स्विच कर लेता हूँ। तो इसमें अगर मैं स्विच करूँगा तो ये वाले एलिमेंट्स यहाँ जाएंगे, ये वाले एलिमेंट्स यहाँ जाएंगे। -1 तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही, एक और -1 आएगा क्योंकि इसमें मैंने एक इंटरचेंज किया है। तो ये बन जाएगा यहाँ पे। अब नोटिस करिए ये वाला डिटरमिनेंट और ये वाला डिटरमिनेंट सेम है, -1 का स्क्वायर तो +1 ही होता है। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये एलएचएस के बराबर ही आ रही है। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं ये वाला डिटरमिनेंट इसके बराबर है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 स्टेट करती है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि ये डिटरमिनेंट मैंने बनाया है 3x3 मैट्रिक्स का, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी क्योंकि इसमें रो 1 के एलिमेंट्स और रो 2 के एलिमेंट्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। अब आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि सेम पोजीशन पे सेम एलिमेंट होना चाहिए। जैसे रो 2 की बात करता हूँ, उसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है और रो 1 में फर्स्ट एलिमेंट सेम है, सेकंड एलिमेंट भी सेम है, थर्ड एलिमेंट भी सेम है। इसको बोलते हैं हम आइडेंटिकल रोज। इसमें ऐसा अगर है कि यहाँ तो A1 A2 A3 है और यहाँ सपोज होता है A2 A1 A3, तो उसको हम आइडेंटिकल रोज नहीं बोल सकते। ध्यान रखिए, आइडेंटिकल मतलब एकदम एक्जैक्टली सेम ही ऑर्डर में एलिमेंट्स भी होने चाहिए। तो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है 0 के बराबर। सिमिलर तरीके से अगर कोई भी दो कॉलम के एलिमेंट्स इक्वल हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बनाए हैं कॉलम 1 और कॉलम 3, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 होगी। अब यहाँ पे तो मैंने 2 रोज का एग्जांपल लिया है, 3 रोज भी इक्वल हो सकती हैं, 3 कॉलम्स भी इक्वल हो सकते हैं, उस केस में भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो देखिए अब यहाँ पे इसका हम एक प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ हम कर सकते हैं 2 मेथड से। पहला वाला मेथड क्या है, हम प्रॉपर्टी नंबर 8 का करेंगे यूज। तो यहाँ पे जो डिटरमिनेंट है इसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ, डेट इज डेल्टा। इसके लिए मैं प्रूव कर रहा हूँ वैल्यू 0 आएगी। सिमिलर तरीके से आप इसके लिए भी प्रूव कर सकते हैं, ऐसे आप इन जनरल डिटरमिनेंट के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ इसमें क्या है, ये दोनों रोज इक्वल हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टी नंबर 8 का यूज करूँगा। मैं क्या करूँगा, रो 1 और रो 2 के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दूंगा। रो 1 के जहाँ एलिमेंट्स हैं वो रो 2 में आ जाएंगे, रो 2 के जहाँ एलिमेंट्स हैं वो रो 1 में आ जाएंगे। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो तो आइडेंटिकल ही हैं, तो इनको स्विच करके मैंने सिर्फ यहाँ पे कलर से रिप्रेजेंट किया है कि मैंने रो 1 और रो 2 के एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया है। और हमें पता है इंटरचेंज करने पे क्या आता है, एक नेगेटिव साइन आता है, जो हम प्रॉपर्टी नंबर 8 में डिस्कस कर चुके हैं। 1 इंटरचेंज के बाद में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तभी डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे इंटरचेंज करने पर भी ये दोनों डिटरमिनेंट जो नया बना है यहाँ पे ये वैल्यू आइडेंटिकल ही है। यहाँ पे चेंज करने पे एलिमेंट्स इंटरचेंज हो गए क्योंकि रोज आइडेंटिकल थी, तो ये डेल्टा ही रहेगा। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है डेल्टा की वैल्यू माइनस डेल्टा के बराबर, तो ये आएगा 2 डेल्टा इक्वल टू 0। तो यहाँ से डिटरमिनेंट डेल्टा की वैल्यू आएगी 0 के बराबर। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। अगर आप n क्रॉस n मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट लेंगे, उसमें भी आप 2 आइडेंटिकल रोज को इंटरचेंज करेंगे या 2 आइडेंटिकल कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा, उससे डेल्टा की वैल्यू 0 ही आएगी। तो एक तो ये तरीका है इसको प्रूव करने का। तो मेथड नंबर 2 हम यहाँ पे देखते हैं, सिंपली डिटरमिनेंट की वैल्यू को इवैल्यूएट करके भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू इवैल्यूएट करूँगा उस रो या कॉलम के अबाउट जो यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं इसके अबाउट करूँगा एक्सपेंड,
तो इसके अबाउट अगर मैं करूँगा एक्सपेंड तो यहाँ पे इस एलिमेंट के लिए आएगा माइनर, और इस एलिमेंट के लिए माइनर निकालेंगे 0 आएगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी, क्योंकि देखिए इसके लिए निकालेंगे तो ये रो ये कॉलम हाइट देखिए A2 A3 माइनस A2 A3, इसके लिए निकालेंगे तो ये कॉलम और ये रो हाइट वो आएगा A1 A3 माइनस A1 A3, इसके लिए निकालेंगे ये रो ये कॉलम हाइट वो आएगा A1 A2 माइनस A1 A2। तो इन तीनों एलिमेंट्स के लिए माइनर की वैल्यू 0 आएगी, तो इनके लिए हम ये भी बोल सकते हैं कोफैक्टर्स की वैल्यू भी क्या आएगी 0 के बराबर ही आएगी। अब इन तीनों एलिमेंट्स के लिए कोफैक्टर की वैल्यू 0 है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि डिटरमिनेंट डिफाइन ऐसे करते हैं एलिमेंट्स को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके करते हैं। तो इस तरह से भी हम इसका डिटरमिनेंट शो कर सकते हैं कि वैल्यू क्या आएगी 0 के बराबर ही आएगी। अब जो मेथड 1 है ये तो क्या है एक जनरल मेथड है, ये आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये मैंने यहाँ पे डिटरमिनेंट एक्सपेंड किया है क्योंकि हमने 3x3 मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट का दिखाया कैसे एक्सपेंशन करते हैं, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये प्रूव किया है। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 स्टेट करती है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 इफ एनी 2 रो एलिमेंट्स और एनी 2 कॉलम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 स्टेट करती है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 इफ ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम। जैसे यहाँ पे इसको समझते हैं एक इलस्ट्रेशन के साथ, तो ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी 0 के बराबर होगी। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कब होगी, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किसी भी एक रो के या कॉलम के स्केलर मल्टीपल है। स्केलर क्या है, यहाँ पे ये के को रिप्रेजेंट करता है स्केलर क्वांटिटी को, तो यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी मतलब रियल कॉम्प्लेक्स नंबर फंक्शन ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसी भी एक रो के स्केलर मल्टीपल हैं एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो या कॉलम। तो जब कॉलम की बात करें तो उसको कॉलम से कंपेयर करेंगे, जब रो की बात करें तो उसको रो से कंपेयर करेंगे। जैसे आप नोटिस करिए अगर मैं यहाँ देखता हूँ रो 1 के एलिमेंट्स हैं A1 A2 और A3, और रो 2 के एलिमेंट्स क्या है, रो 1 के एलिमेंट्स का k टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि रो 2 के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो स्केलर मल्टीपल हैं रो 1 के एलिमेंट्स के, यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी 0 के बराबर। सिमिलर तरीके से ये चीज़ कॉलम में भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉलम 2 के एलिमेंट्स हैं A2 B2 C2, और कॉलम 3 के जो एलिमेंट्स हैं वो A2 B2 C2 का स्केलर मल्टीपल है। अब ध्यान रखिए A2 के सामने ही K A2 होना चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ पे K A2 लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड कॉरस्पॉन्डिंग को यूज़ किया गया है। तो जब इसका स्केलर मल्टीपल लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जिस तरह से एलिमेंट्स A2 B2 C2 लिखे हुए हैं उन्हीं का K टाइम्स यहाँ पे उसी ऑर्डर में हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0 के बराबर होती है। तो इसका हम प्रूव यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम इसका प्रूव देखते हैं, जिस तरह से इसका प्रूव होगा सिमिलर तरीके से आप बाकी किसी भी डिटरमिनेंट का प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। वो प्रॉपर्टी क्या थी, हम किसी भी डिटरमिनेंट में से अगर किसी भी एक रो या कॉलम में कोई स्केलर मल्टीपल है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं कॉमन फैक्टर को। जैसे आप नोटिस करेंगे के यहाँ पे कॉमन है, तो के की वैल्यू को मैं बाहर निकाल सकता हूँ सेकंड रो में से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब प्रॉपर्टी नंबर जो प्रीवियस थी उसको यूज़ करके हम ये बोल सकते हैं इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 के हिसाब से क्या था, यहाँ पे इन दो रो के एलिमेंट्स क्या हैं आइडेंटिकल हैं, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी 0 के बराबर। सिमिलर तरीके से आप इसका भी प्रूफ देख सकते हैं कि कॉमन ले लेंगे यहाँ पे बाहर, तो ये दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएंगे तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 होगी। सिमिलर तरीके से n क्रॉस n मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आप इस तरह से ही वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, उसमें से जो भी स्केलर मल्टीपल है उसमें से k कॉमन ले लेंगे तो वहाँ पे वो दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगी, तो प्रॉपर्टी नंबर 9 से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 10। तो इसको प्रॉपर्टी नंबर 10 बोल दीजिए, या फिर वो 9 का एक्सटेंशन ही मैंने यहाँ पे लिखा है, दो प्रॉपर्टीज को मिक्स करके प्रॉपर्टी 4 एंड प्रॉपर्टी 9 को मिक्स करके प्रॉपर्टी नंबर 10 को यहाँ पे हमने लिखा है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 11। प्रॉपर्टी नंबर 11 स्टेट करती है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0 इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम आर 0। यहाँ ये बात कर रहा है किसी भी एक डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी अगर उसके एक किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट्स अगर वो 0 हैं। जैसे यहाँ पे रो 1 में तीनों एलिमेंट्स 0 हैं, या कॉलम 3 में 3 एलिमेंट्स 0 है। हो सकता है किसी भी दो रो के एलिमेंट 0 हो जाए तब भी 0 होगा। कम से कम एक रो के सारे एलिमेंट्स या कम से कम एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो इस प्रॉपर्टी का क्या है बेसिकली काफ़ी यूज आएगा। कैसे यूज आएगा, जिस तरह के भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट उसमें हमें वैल्यू इवैल्यूएट करनी होती है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में वैल्यू 0 ही आती है। तो हमारा आइडिया यही होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में जीरोस जनरेट करने होते हैं 3, या फिर आप क्या करते हैं यहाँ पे दो आइडेंटिकल जनरेट कर लेते हैं रो या कॉलम, उस तरह से भी इसको प्रूव किया जाता है। तो यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ तो काफी सिंपल है। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को इवैल्यूएट करने के लिए इसको इवैल्यूएट ही कर लीजिए फर्स्ट रो के अबाउट, जिस रो में क्या है जीरोस जनरेटेड है। तो इस रो के अबाउट जनरेट करेंगे तो हर एलिमेंट का कोफैक्टर आएगा, लेकिन जो डिटरमिनेंट होता है वो होता 0 मल्टीप्लाइड बाय इसका कोफैक्टर, 0 मल्टीप्लाइड बाय इसका कोफैक्टर, 0 मल्टीप्लाइड बाय इसका कोफैक्टर। अब सब कुछ मल्टीप्लाई 0 से ही होगा, तो आंसर मल्टीप्लाई करेंगे कोफैक्टर से, ऐड करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही आएगी। तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी के प्रूफ को समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 12। प्रॉपर्टी नंबर 12 इज डिटरमिनेंट की स्प्लिटिंग हम कर सकते हैं एज ए सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। दिस इज द प्रॉपर्टी। तो देखिए प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है। तो इस प्रॉपर्टी में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई एक ऐसा डिटरमिनेंट है जिसमें किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में
हर एक एलिमेंट जो है उसमें क्या है, दो टर्म्स हैं, उसको यहाँ पे सम ऑफ टू टर्म्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो उस डिटरमिनेंट को हम यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं दो डिटरमिनेंट्स में, सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स में। पहले डिटरमिनेंट में क्या आएगा, उस रो या कॉलम का जो फर्स्ट टर्म है वो लिख सकते हैं, फिर सेकंड डिटरमिनेंट में आएगा उस रो या कॉलम की जो सेकंड टर्म है उसको लिख सकते हैं। रिमेनिंग एलिमेंट्स जो होंगे रिमेनिंग टू रोज या कॉलम्स में वो सेम रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो हम स्प्लिटिंग करते हैं डिटरमिनेंट्स की टू डिटरमिनेंट्स में, वो हमेशा किसी भी एक सिंगल रो के कॉलम एलिमेंट्स या किसी भी सिंगल रो के सिंगल कॉलम के एलिमेंट्स के हिसाब से ही स्प्लिटिंग करी जाती है। बाकी दोनों रोज या कॉलम्स को हम चेंज नहीं करते हैं। तो देखिए इसको हम यहाँ पे समझते हैं इस प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, तो इसमें सेकंड रो और थर्ड रो में एलिमेंट्स मैंने सिंगल लिखे हुए हैं, फर्स्ट रो में मैंने लिखा हुआ है दो एलिमेंट्स का सम। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसमें दो टर्म्स हैं यहाँ पे फर्स्ट रो में R1 में, जिसमें A1 A2 A3 एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है K1 K2 और K3। तो इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस डिटरमिनेंट को दो पार्ट्स में मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। तो इसको मैं स्प्लिट करूंगा, एक डिटरमिनेंट तो बनेगा, इसका जो वन पार्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट रो में एलिमेंट्स ले लेंगे, और प्लस साइन है तो बीच में प्लस आएगा, और जो दूसरा पार्ट है K1 K2 K3 उसके हिसाब से यहाँ पे इस रो को दो पार्ट्स में हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया। तो ध्यान रखिए डिटरमिनेंट का स्प्लिट अबाउट ए सिंगल रो और एक कॉलम ही होता है। रो के एलिमेंट्स को हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया, किसी भी एक सिंगल रो के, यहाँ पे है वो रो 1, बाकी रो 2 और रो 3 के एलिमेंट्स को हमें एग्जैक्टली सेम ही रखना है। तो स्प्लिटिंग किसी भी एक सिंगल रो या कॉलम के अबाउट की जाती है। अब यहाँ पे मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि A1 प्लस K1 को ऐसे लिख लूँ, K1 प्लस A1। तो यहाँ पे मैं K1 लिख लूँ, यहाँ A1 लिख लूँ, वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये ऐसे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि पहले जो आगे लिखा हुआ है वही फर्स्ट पार्ट है और जो पीछे लिखा हुआ है वही सेकंड टर्म है। इसको आप रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, तो सिर्फ नोटेशन है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे अगर रो 1 में इस तरह से दो टर्म्स का एडिशन है या दो टर्म्स का सब्ट्रैक्शन है तीनों की तीनों एलिमेंट्स में, तो उसको हम इस तरह से दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे तीन टर्म्स का एडिशन होता तो उसमें आप तीन डिटरमिनेंट बना सकते थे। अगर यहाँ पे रो 1 में तीन टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता फर्स्ट रो में, तो उससे आप क्या कर सकते थे, तीन डिटरमिनेंट्स जनरेट कर सकते थे। इस चीज़ को ध्यान रखिए। बाकी दोनों रोज में सेम ही एलिमेंट्स आपको रखने हैं जब आप स्प्लिटिंग कर रहे हैं। तो एक रो या एक ही कॉलम के अबाउट स्प्लिटिंग होती है, जैसे मैंने यहाँ पे करी है स्प्लिटिंग ऑफ डिटरमिनेंट अबाउट द रो 1। अब यहाँ पे देखते हैं एक और इलस्ट्रेशन। तो यहाँ पे एक और डिटरमिनेंट मान लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम में मैंने कुछ नहीं लिखा है। सेकंड कॉलम में क्या है, दो टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, दैट इज C2। तो यहाँ पे इस डिटरमिनेंट को स्प्लिट कर लूंगा मैं सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के अबाउट, मतलब कॉलम 1 और कॉलम 3 के एलिमेंट्स में सेम रखूंगा। अब सेकंड कॉलम 1 के एलिमेंट्स में दो टर्म्स बनाऊंगा, फर्स्ट टर्म यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है उसको सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे जब इसके दो डिटरमिनेंट बनाऊंगा फर्स्ट और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स सेम रहेंगे, सिर्फ सेकंड कॉलम के जो एलिमेंट्स है उसके दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा तो मैंने इसमें डाल दिया फर्स्ट डिटरमिनेंट में, और जो सेकंड पार्ट है जो सेकंड टुकड़ा है उसको मैंने सेकंड डिटरमिनेंट में डाल दिया। और यहाँ पे माइनस है तो इसको मैंने माइनस बाहर भी लिख सकता हूँ। ध्यान रखिए आप बाहर प्लस लगा लीजिए, और ये -K1 -K2 -K3 आप अंदर भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर मैंने बेसिकली क्या किया है, माइनस साइन इसमें से कॉमन लिया है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके। तो ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है यहाँ पे +K1 हो -K2 हो +K3 हो, ऐसा हो। तो उस केस में आप ऐसे लिखेंगे +K1 -K2 +K3 और बाहर लगाएंगे प्लस साइन। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम यहाँ पे इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्प्लिटिंग ऑफ डिटरमिनेंट अबाउट ए कॉलम। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं हम यहाँ पे। इसके लिए रो के अबाउट सिमिलर तरीके से आप और भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका प्रूफ करेंगे हम, क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इसको फर्स्ट रो के अबाउट। तो हम बेसिकली प्रूव करेंगे इसका जो डिटरमिनेंट है वो इस डिटरमिनेंट प्लस इसके डिटरमिनेंट के बराबर आएगा। फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो पहली वैल्यू आएगी एलिमेंट A1 + K1 से, वो आएगा इसका जो माइनर होगा उससे मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये रो ये कॉलम हाइड हो जाएगा, वो वैल्यू आएगी B2C3 - C2B3। और इसमें क्या आता है, कोफैक्टर के हिसाब से, ये तो माइनर हो गया, कोफैक्टर के लिए आता है प्लस साइन, तो यहाँ प्लस साइन मैंने लगा दिया। फिर यहाँ पे इस एलिमेंट को लेंगे, इसका इससे कोफैक्टर से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका माइनर निकाल लेंगे, ये रो ये कॉलम हाइड कर लेंगे, बचेंगे चार एलिमेंट, वो आएगा B1C3 - C1B3। तो ये तो माइनर हो गया इस एलिमेंट का, कोफैक्टर के हिसाब से माइनर के आगे साइन आएगा नेगेटिव। फिर लेते हैं ये थर्ड एलिमेंट, तो इसके लिए लेंगे यहाँ पे ये रो ये कॉलम हाइड करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ से B1C2 - C1B2। तो आएगा A3 + K3 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ। अब यहाँ पे ये माइनर है, कोफैक्टर के लिए इसके साइन आता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस साइन लगा दिया। अब यहाँ पे ये जो डेल्टा है इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिख सकता हूँ। पहली वाली जो टर्म है उसमें A1 और K1 को मैं अलग कर लूँगा, A1 अलग कर लिया, K1 अलग कर लिया। सिमिलर तरीके से अब जो सेकंड टर्म है उसमें भी A2 और K2 में अलग कर लूँगा, नेगेटिव साइन दोनों के आगे लग जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन है। और इस वाली जो थर्ड टर्म है इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे A3 और K3 को अलग कर लूँगा, इसको मैं इस तरह से लिख लूँगा। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे जो पहला वाला पार्ट लिखा हुआ है ये इसी के डिटरमिनेंट को लिखा हुआ है। अगर A1 A2 A3 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, क्योंकि इन तीनों के अबाउट ये तो एलिमेंट्स हो गए और कोफैक्टर्स की वैल्यू तीनों के हिसाब से साइन के साथ यही आएगी यहाँ पे, ये वैल्यू और ये वैल्यू, क्योंकि सेकंड रो और थर्ड रो के एलिमेंट्स क्या है, एक्जैक्टली सेम है। और यहाँ पे इसको भी एक्सपेंड करेंगे K1 K2 K3 के अबाउट, तो भी आपको यही वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये जो डिटरमिनेंट है इन दोनों डिटरमिनेंट का क्या है, सम है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, इस तरह से हम इसका प्रूव भी कर सकते हैं। अब मैं आपको फिर से एक बता देता हूँ और चीज़ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रहा था कि स्प्लिटिंग हमेशा करी जाती है किसी भी एक सिंगल रो या किसी भी एक कॉलम के हिसाब से वन एट ए टाइम।
अब जैसे यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, फर्स्ट रो के भी 2 पार्ट्स में लिखा हुआ है, फर्स्ट कॉलम के भी 2 पार्ट्स में लिखा हुआ है, सेकंड कॉलम को भी मैंने 2 पार्ट्स में लिखा हुआ है। तो अगर मेरे को इसकी स्प्लिटिंग करनी है तो मैं देखिए किस तरह से करूँगा। तो एक बारी में एक ही कॉलम या एक ही रो के अबाउट स्प्लिटिंग करते हैं। मैं पहले स्प्लिटिंग कर रहा हूँ कॉलम 1 के अबाउट। तो कॉलम 1 में एलिमेंट्स है A1 A2 A3 K1 K2 K3, बीच में प्लस साइन है तो इसको मैं स्प्लिट करूँगा। सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम के एलिमेंट सेम रखूँगा, यहाँ पे देखिए सेम है। फर्स्ट कॉलम के हिसाब से मैंने इसके 2 टुकड़े कर लिए, A1 A2 A3 अलग कर लिया, K1 K2 K3 अलग कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसकी और स्प्लिटिंग कर सकता हूँ, यहाँ पे इसके सेकंड कॉलम के अबाउट। सेकंड कॉलम के अबाउट इसके अबाउट करेंगे स्प्लिटिंग, तो इसका फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम रखेंगे, सेकंड कॉलम के 2 टुकड़े कर देंगे। तो A1 A2 A3 C1 C2 C3 दोनों में सेम है। सेकंड कॉलम क्या है, B1 B2 B3 वो एक में लिख देंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 वो एक में लिख देंगे। फिर यहाँ पे इसकी भी हम स्प्लिटिंग कर सकते हैं कॉलम 2 के अबाउट। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम रखेंगे, K1 K2 K3 C1 C2 C3, और जो सेकंड कॉलम है उसको 2 ब्रेक कर देंगे, B1 B2 B3 और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो इस तरह से अगर इसको डिटरमिनेंट को ब्रेक करना है तो एक बारी में एक ही कॉलम या रो के अबाउट स्प्लिटिंग होती है, फिर उसकी हम आगे और भी स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो ये वाला जो डिटरमिनेंट है इसको हम लिख सकते हैं दिस डिटरमिनेंट प्लस दिस डिटरमिनेंट प्लस दिस डिटरमिनेंट प्लस दिस डिटरमिनेंट। अब ध्यान रखिए इसी तरह से ये 4 टर्म्स आएंगे। इसको आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, आप क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 मैं एक अलग कर लेता हूँ, K1 K2 K3 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसे मैं अलग कर लेता हूँ। दिस इज रॉन्ग, ये इसके बराबर नहीं है। अगर 2 के अबाउट स्प्लिटिंग हो रही है तो 4 टर्म आएगी ही आएगी, और अगर तीनों के अबाउट एक एक करके स्प्लिटिंग करनी है, तीनों के 2 पार्ट्स हैं, तीनों रोज या तीनों कॉलम्स के, तो उसमें कितनी आएंगी, यहाँ पे 8 टर्म्स आएंगी। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जिस तरह से कॉइन के टॉस में हम काउंटिंग करते हैं, 2 पहले आता है, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो यहाँ पे हो गई है 4। तो यहाँ पे अगर इसके भी 2 पार्ट्स होते तो इसके हिसाब से इसके भी 2 पार्ट्स हो जाते, इसके भी 2 पार्ट्स, इसके भी 2 पार्ट्स और इसके भी 2 पार्ट्स। तो इस तरह से वहाँ पे टोटल लास्ट में 8 डिटरमिनेंट्स बन जाते। तो इस तरह से स्प्लिटिंग करनी होती है किसी भी एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम के अबाउट। एक बारी में एक ही कॉलम या एक ही रो को स्प्लिट किया जाता है, बाकी दोनों रोज या बाकी दोनों कॉलम्स को हम सेम रखते हैं। ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 12। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 13। प्रॉपर्टी नंबर 13 बेसिकली क्या है, दैट इज रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस इन डिटरमिनेंट्स। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका हम यूज करेंगे काफी क्वेश्चंस में, जब प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आएंगे डिटरमिनेंट में, या डिटरमिनेंट की वैल्यू को इवैल्यूएट करना होगा, उसमें इसका काफी यूज आएगा। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसको यूज जब करेंगे तो हमारे फेवरेबल डिटरमिनेंट्स फॉर्म होंगे, तो उसमें उन प्रॉपर्टीज का यूज आएगा जो हमने पहले भी डिस्कस करी है। तो यहाँ पे बेसिकली पहले समझते हैं कि रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का डिटरमिनेंट्स में मतलब क्या होता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट। तो हम बात कर रहे हैं किसी एक सिंगल रो की और उसके सारे के सारे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, या किसी एक सिंगल कॉलम की बात कर रहे हैं और उसके भी हम सारे के सारे एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर हम उनके सारे के सारे एलिमेंट को, किसी भी एक सिंगल रो या कॉलम को हम क्या करते हैं, द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम। तो ये प्रॉपर्टी है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक डिटरमिनेंट डिफाइन किया है, ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कॉलम 2 के एलिमेंट्स की। और कॉलम 2 के एलिमेंट्स में मैंने क्या किया है, कॉलम 1 के जो एलिमेंट्स हैं उसको यहाँ पे ऐड किया है, लेकिन कैसे ऐड किया है, इक्वी मल्टीपल। अब वो जो इक्वी मल्टीपल है वो यहाँ पे है, के को डिफाइन करता है। इसका मतलब मैंने क्या किया है, कॉलम 2 के एलिमेंट्स में कॉलम 1 के टाइम्स कर दिए हमने यहाँ पे मल्टीपल ऑफ कॉलम 1 एलिमेंट्स, और उसको हमने कॉलम 2 के एलिमेंट्स में ऐड कर दिया। अब जब ऐड किया तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया है, ध्यान रखिए। इसका मतलब क्या है, जब इसमें ये एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ तो इसका मैंने के टाइम्स किया, और जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो इस पोजीशन के एलिमेंट को इसी पोजीशन के एलिमेंट्स के साथ में ऐड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं इसको के टाइम्स किया इसको यहाँ ऐड कर दिया, ऐसा नहीं हो रहा, कॉरस्पॉन्डिंग को ऐड हो रहा है। ऐसा इसके सामने इसका वाला, इसके सामने इसका वाला, तो K1 KB1 KC1 ये तो हो गया इक्वी मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अदर रो, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है किसी भी दूसरे रो या कॉलम में। जब मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ तो मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, तो जब मैंने इसको इसमें ऐड किया के टाइम्स कॉलम 1, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। अब इसको रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल भी होता है जो आपको एग्जाम में यूज करना पड़ेगा, जिस तरह के सिंबल को काफी बुक्स में भी यूज किया जाता है। वो इंपॉर्टेंट सिंबल देखिए ये है कि हम इसको इस तरह से लिखते हैं, C2 एरो C2 प्लस KC1। आपने पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया होगा, यहाँ पे जब मैंने डिस्कस किया था एक प्रॉपर्टी में, मैंने क्या किया था, इंटरचेंज ऑफ रोज और कॉलम्स। तो उसमें आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे डबल एरो था, आगे की तरफ भी एरो था और पीछे की तरफ भी एरो था। लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो एक सिंगल डायरेक्शन में ही एरो है आगे की तरफ। उसका मतलब तो यह था कि यहाँ के एलिमेंट यहाँ आ गए और यहाँ के एलिमेंट यहाँ आ गए। लेकिन इस एरो का बेसिकली मतलब देखिए क्या होता है, ये जो एक ही डायरेक्शन में एरो पॉइंट किया हुआ है, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, इसके लेफ्ट में जो चीज़ लिखी हुई होती है उस कॉलम या उस रो में हम करते हैं चेंजेस, उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे अगर यहाँ लिखा हुआ है C2, तो C2 में आप क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, वो जो है कॉलम उसके एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे। और ये है C2 में ही ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, C2 के ही एलिमेंट्स में ऐड या सब्ट्रैक्शन होगा। किसका ऐड या सब्ट्रैक्शन होगा, इक्वी मल्टीपल ऑफ दूसरे वाले कॉलम के एलिमेंट्स का। वो मैंने लिया है यहाँ पे C1 को। तो मैंने क्या किया है, C1 के एलिमेंट्स को तो किया है यूज,
इसको यूज़ किया, उसको मैंने किया है के से मल्टीप्लाई, वो मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो आपको दिख रहा है, और उसको मैंने ऐड किया है C2 के एलिमेंट्स के साथ, तो वो ये हो गया है। तो ये हमारे ओल्ड C2 के एलिमेंट्स हैं, ये पुराने वाले C2 के एलिमेंट्स हो गए, और ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद में जो नए वाले कॉलम 2 के एलिमेंट्स आएंगे वो हैं ये। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान रखिए, जिस कॉलम को यूज़ किया जाता है उस कॉलम के एलिमेंट्स चेंज नहीं होते हैं। C1 को हम यूज़ कर रहे हैं, तो C1 के एलिमेंट्स जैसे पहले हैं बाद में भी वैसे ही रहेंगे नए वाले डिटरमिनेंट में। जिस भी कॉलम के एलिमेंट्स को चेंज किया जाता है, जिसको हम यहाँ पे लेफ्ट में लिख रहे हैं, सिर्फ उसी के एलिमेंट्स चेंज होंगे, C2 के एलिमेंट्स चेंज होंगे। और अगर आप कॉलम 1 को K से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फर्क नहीं पड़ता है। यही ये प्रॉपर्टी स्टेट करती है। अब इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम बोलते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब सिमिलर तरीके से आप रो में भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, इस डिटरमिनेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया है, रो 2 के एलिमेंट्स को यूज़ किया है और उसको रो 1 में ऐड किया है उनका K टाइम्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको तो मैंने यूज़ किया है तो ये तो सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं आएगा। चेंज कौन सा हो रहा है, रो 1 के एलिमेंट्स। तो इसमें हम एरो के लेफ्ट में क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे। ये हो गया हमारे न्यू रो 1 के एलिमेंट्स, जिसमें हम चेंजेस लाएंगे, जो हमारा फाइनल फॉर्म होगा। उसमें हम क्या कर रहे हैं, ओल्ड R1 के एलिमेंट्स जो हैं, इन एलिमेंट्स में इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, K टाइम्स R2 को ऐड कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान रखिए, जब हम ये कॉलम या रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे तो मैंने एक ही दूसरी रो को यूज़ किया है, एक से ज़्यादा रो को भी यूज़ किया जा सकता है एक टाइम में। जैसे यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये वाला जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये रो 1 के एलिमेंट्स हैं, इसको रो 2 के एलिमेंट्स में भी लिखा गया है उनका K टाइम्स का ऐड करके। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ये जो C1 C2 C3 है, ये रो 3 के एलिमेंट्स हैं, उनको भी हमने यूज़ किया है -P टाइम्स, और उसको भी हमने क्या किया है, यहाँ पे सेकेंड रो में किया है ऐड। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं सेकेंड रो को। फर्स्ट और थर्ड रो क्या है, सेम है। फर्स्ट और थर्ड रो के एलिमेंट्स को कर रहे हैं हम यूज़। तो यहाँ पे आएगा R2 में चेंज किया है, तो हम लिखेंगे R2 एरो, फिर आएगा R2 प्लस, वो आएगा K टाइम्स ऑफ R1 क्योंकि इसी का K टाइम्स ऐड किया है, -P टाइम्स ऑफ क्या आएगा, R3 आएगा। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नए R2 के एलिमेंट्स, ये ओल्ड R2 के एलिमेंट्स, इनको तो हमने यूज़ किया है, इसमें हमने चेंज नहीं किया है, चेंज हमने R2 में किया है, इसलिए यहाँ पे इन R1 और R3 के एलिमेंट्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 13 है। तो देखिए, अभी यहाँ पे इसका हम प्रूफ भी देख लेते हैं। इसके लिए मैं प्रूव करके बता देता हूँ, बाकी का भी सिमिलर तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। तो प्रूफ हम किस तरह से देख सकते हैं, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को मान लेता हूँ डेल्टा। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को मैं इवैल्यूएट करके यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्प्लिटिंग ऑफ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का करूँगा यूज़, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम किसी भी एक कॉलम या रो के अबाउट स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो मैं कॉलम 2 के अबाउट स्प्लिटिंग कर देता हूँ। यहाँ पे इसके दो पार्ट्स बना लेता हूँ, A2 B2 C2 अलग कर लेता हूँ, KA1 KB1 KC1 अलग कर लेता हूँ। कॉलम 2 के अबाउट स्प्लिटिंग करी है तो कॉलम 1 और कॉलम 3 के एलिमेंट्स हम सेम ही रखेंगे। अब ये जो आ गया है तो देखिए डिटरमिनेंट डेल्टा ही है, तो हमें प्रूव यही करना है, ये भी डेल्टा है और ये भी डेल्टा है। इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे 0 जनरेट होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि नोटिस करिए कॉलम 2 से मैं यहाँ पे K कॉमन ले सकता हूँ, ये हमें पता है। कोई भी एक मल्टीपल होता है, फैक्टर होता है, किसी भी रो या कॉलम में से डिटरमिनेंट के बाहर लिख सकते हैं। तो K आ जाएगा बाहर, ये आएगा A1 A2 A3, यहाँ पे आएगा दैट इज B1 B1 A1 A2 A3 नहीं सॉरी A1 A1 A3 B1 B1 B3 C1 C1 C3। तो आप नोटिस करेंगे जो कॉलम 1 है और कॉलम 2 के एलिमेंट्स अब आइडेंटिकल हो गए, ये प्रॉपर्टी भी हम पढ़ चुके हैं पहले। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इस तरह से K मल्टीप्लाइड बाय 0, ये 0 आएगा। इस तरह से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बोल सकते हैं 0 होगी, इसीलिए इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, डेल्टा के बराबर होगी। और यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस तरह से हम इसका प्रूफ देख सकते हैं। अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे आता है क्वेश्चंस में, वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इस प्रॉपर्टी का जनरली यूज़ जो है, थॉट प्रोसेस यही होता है, हम इसका रिवर्स तरीके से यूज़ करते हैं। क्वेश्चन में इस तरह से लिखा होगा कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स लिखी होंगी, फिर उन टर्म्स को हमें रिड्यूस करना होता है इस रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को यूज़ करके। अब जैसे यहाँ तो क्या है, मुझे दिख रहा है कि K टाइम्स मैंने क्या किया है, कॉलम 1 के एलिमेंट्स को यहाँ पे किया है ऐड। तो इसका रिवर्स हम कैसे यूज़ करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं रिड्यूस करने के लिए, हम कभी भी ऐड नहीं करते हैं। ऐड करने का मतलब हमेशा टर्म्स इंक्रीज होंगी। ये चीज़ आपको क्लियर होंगी जैसे जैसे हम और क्वेश्चन करते जाएंगे। तो आइडिया ये है, यहाँ पे डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स को रिड्यूस करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रो कॉलम 2 में चेंजेस लाएंगे। कॉलम 2 में हम लिखेंगे कॉलम 2 गिव्स कॉलम 2 माइनस K टाइम्स ऑफ कॉलम 1। उससे क्या होगा, यहाँ पे इसका K टाइम्स अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये तीनों टर्म्स यहाँ से हट जाएंगी, क्योंकि A2 प्लस KA1 उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे K1, तो यहाँ पे A2 आ जाएगा। B2 प्लस KB1 उसमें से KB1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ B2 आ जाएगा। C2 प्लस KC1 उसमें से KC1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे C2 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है यहाँ पे एलिमेंट्स को रिड्यूस करने के लिए डिटरमिनेंट्स के अंदर। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली है। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस प्रॉपर्टी में इस तरह से एक क्या होती है, स्टूडेंट्स को मिस्टेक करते हैं वहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए, एक जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है समझने में, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि जिस भी रो या कॉलम में चेंज किया जाता है उसमें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं दूसरे कॉलम या रो का मल्टीपल। लेकिन अगर सपोज मैं ऐसा कर दूँ कि रो 1 में ही चेंज कर रहा हूँ और उसी में किस तरह से चेंज कर रहा हूँ, उसमें K टाइम्स उसी में कर रहा हूँ, तो अब देखिए
जिस रो में हम चेंज कर रहे हैं उसी में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये चीज़ अलग हो गई है। पहले वाले जो केसेस थे उसमें क्या था, जिस रो या कॉलम में चेंज कर रहे थे उसमें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे दूसरे रो या कॉलम के मल्टीपल्स। इसमें मैं जिसमें चेंज कर रहा हूँ उसी में के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ऐसा करेंगे तो इसमें हम इसको कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा न्यू रो हो गया, ये ओल्ड है, उसको के से हमने मल्टीप्लाई किया है। ये तो आपको समझ में ही आ रहा है कि रो वन में हम चेंजेस कर रहे हैं। तो रो वन में जब चेंजेस कर रहे हैं तो हम रो वन के एलिमेंट्स को ही यूज़ कर रहे हैं, उसका मल्टीपल लिख रहे हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा किया है, रो वन के ओल्ड एलिमेंट्स को मैंने के से मल्टीप्लाई किया। अब हमें पता है डिटरमिनेंट में अगर हम किसी भी कॉन्स्टेंट स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, नहीं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्योंकि इसमें से अगर आप के कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू तो क्या आ जाएगी, के टाइम्स ऑफ डेल्टा आ जाएगी, तो ये जो क्वेश्चन है फिर चेंज हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस भी रो या कॉलम में चेंज किया जाता है, अगर उसमें वही एक मल्टीपल आपने मल्टीप्लाई किया है उसी रो या कॉलम में, तो उसका आपको डिवीजन भी करना पड़ता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है रो वन गिव्स के आर वन प्लस आर टू, तो मैंने रो टू के एलिमेंट्स को ऐड किया है, चेंज मैं रो वन के एलिमेंट्स को कर रहा हूँ, तो रो टू के एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ पे कोई मल्टीपल भी ले लूँगा तो भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन जिस रो के एलिमेंट्स को मैं चेंज कर रहा हूँ रो वन है, उसमें मैंने कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई। तो जिससे मल्टीप्लाई किया है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो जिस भी रो या कॉलम में चेंज करना है उसी में अगर आप कुछ मल्टीप्लाई यहाँ पे या डिवाइड कर देंगे तो उस वैल्यू से, उस स्केलर क्वांटिटी से आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा बाहर फिर डिटरमिनेंट में, जैसे मैंने यहाँ किया। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि रो टू के एलिमेंट्स को तो मैंने यूज़ किया है, ये तो एक्जैक्टली यहाँ यही रहेंगे b1 b2 b3, और रो वन में चेंज आ रहा है तो a1 में हमने किया के से मल्टीप्लाई, तो k1 k2 k3 आ गया, उसमें b1 b2 b3 को किया है ऐड। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब क्योंकि जिस रो में मैं चेंज कर रहा हूँ उसमें कोई एक चीज़ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसी रो में, तो उस मल्टीपल से मुझे यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा, नहीं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू है ये डिटरमिनेंट डेल्टा के बराबर है। अब सिमिलर तरीके से एक और केस यहाँ ले लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉलम टू में चेंजेस कर रहा हूँ, इसमें k टाइम C2 कर रहा हूँ, तो C2 को ही k से मल्टीप्लाई किया है तो k से डिवाइड करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। C1 के एलिमेंट्स को यूज़ कर रहा हूँ, उसका p मल्टीपल्स कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट, इसको यूज़ कर रहा हूँ, चेंज तो C2 हो रहा है, तो ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा। और यहाँ पे जो फाइनल आंसर लिखेंगे उसमें बाहर 1/k भी आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं C1 विल रिमेन आइडेंटिकल। इसको लिखेंगे k टाइम्स जो भी कॉलम टू के एलिमेंट्स है उसमें k टाइम्स कर देंगे, वो ये k टाइम्स कर दिया है, माइनस p टाइम्स ऑफ C1 मतलब माइनस p टाइम्स ऑफ A1 माइनस p टाइम्स ऑफ B1 माइनस p टाइम्स ऑफ C1, ये हमने किया है। अब क्योंकि जिस कॉलम में चेंज कर रहे हैं उसमें k से मल्टीप्लिकेशन किया है तो बाहर k से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये डिटरमिनेंट डेल्टा के बराबर रहेगा। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 13। अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज, तो हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, तो यहाँ पे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को मान लेता हूँ मैं डेल्टा के बराबर। अब यहाँ पे रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके इस डिटरमिनेंट को हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो उसी का थॉट प्रोसेस यहाँ पे करेंगे यूज। तो थॉट प्रोसेस कॉन्सेप्ट ये है कि आपको क्या करना है, रिड्यूस दी वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स बाय डूइंग रो स्लैश कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। तो आपको क्या करना होता है डिटरमिनेंट में जब भी इस तरह से वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। यहाँ पे देखिए बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं 18 40 89, तो बहुत बड़े बड़े नंबर लिखे हुए हैं। अगर आप इसको डायरेक्टली एक्सपेंड करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, तो उसी कैलकुलेशन को हम अवॉइड कैसे करते हैं, उसको रिड्यूस कैसे करते हैं। तो आइडिया हमारा ये होता है, ये जो एलिमेंट्स 40 89 198 इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर्स को रिड्यूस करेंगे। और रिड्यूस कैसे किया जाता है, रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। तो उसका हमारा थॉट प्रोसेस ये होता है, उसमें पहला स्टेप क्या होता है, हम क्या करते हैं किसी भी एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स को फिक्स कर लेते हैं, जिस एलिमेंट्स को हम करेंगे यूज बाकी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को रिड्यूस करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था प्रॉपर्टी में, उसमें क्या था, जिस कॉलम के एलिमेंट्स या रो के एलिमेंट्स को यूज करते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, जिसमें चेंज किया जाता है वो ही सिर्फ चेंज होते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेप ये होता है। फिर हम क्या करते हैं, उस एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स को यूज करके उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे उसका मल्टीपल दूसरे रो या कॉलम के एलिमेंट्स से, ताकि क्या हो जाएंगे, वो रिड्यूस हो जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे क्योंकि दिख रहे हैं सारे के सारे ये जितने भी नंबर्स हैं पॉजिटिव हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये नोटिस कर सकता हूँ, ये सबसे छोटे वाला लाइन है 18 40 89, तो इसको मैं चेंज करने की फाइट नहीं मारूंगा। ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे क्या करना है, नंबर्स को रिड्यूस ही करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको चेंज करने की फाइट नहीं मारूंगा, मतलब इसी को मैं क्या करूँगा, फिक्स कर लूँगा यहाँ पे। फिर इसको यूज़ करके मैं बाकी दोनों रोज के एलिमेंट्स को क्या करूँगा, रिड्यूस करूँगा यहाँ पे। तो आप चाहें तो इस रो को रिड्यूस करके बाकी दोनों रो के एलिमेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, या इस कॉलम को फिक्स करके बाकी दोनों कॉलम्स के एलिमेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे लिखूंगा कि रो 2 में से क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा 2 टाइम्स ऑफ R1, क्योंकि आप नोटिस करिए ये 18 है, उसका डबल 36 होता है, तो इससे वैल्यू 4 बड़ी है। 40 का डबल 80 होता है, 90 का डबल यहाँ पे 180 होता है, तो इसके आसपास है डबल से, तो उसी का डबल मैं रिड्यूस करूँगा यहाँ पे। तो रो 2 ये है नया वाला, ये रो 2 है पुराना वाला। पुराने वाले रो 2 में से हम 2 टाइम्स ऑफ R1 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे ये वैल्यूज रिड्यूस हो जाएंगी। ये अभी भी सेम ही रहेगा क्योंकि इसको यूज़ किया गया है, रो 2 में चेंज आएगा क्योंकि उसी में हम चेंज कर रहे हैं। सिमिलर तरीके से रो 3 के एलिमेंट्स को देखिए, ये 18 है, 18 5 90 होता है, 45 अब 200 होता है, तो इसके नियरेस्ट जो नंबर है उसी के मल्टीपल के हिसाब से सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये आसानी से रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रो 3 में से 5 टाइम्स ऑफ रो 1 के एलिमेंट्स को रिड्यूस करूँगा
ताकि ये नंबर्स ये सिंगल डिजिट में या डबल डिजिट में आ जाएंगे, बहुत ही छोटे नंबर्स में चेंज हो जाएंगे। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। तो जो डेल्टा है उसमें रो वन के एलिमेंट्स फिक्स रहेंगे। अब इस एलिमेंट की वैल्यू क्या आएगी, इसमें लिखा हुआ है रो टू में से 2 टाइम्स R1, तो यह आएगा 40 में से 2 टाइम्स ऑफ 18, क्योंकि कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 40 माइनस 36 ये वैल्यू आएगी 4। फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो यहाँ पे आएगा 89 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 40, वो कितना आएगा 89 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 9। फिर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा 198 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 89, तो वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 20। फिर ये तो हो गए हमारे रो 2 के नए एलिमेंट्स। फिर रो 3 में देखेंगे, रो 3 में है रो 3 माइनस 5R1, तो इसमें से हम इसका 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 18 5 90 होता है, तो 89 माइनस 90 ये वैल्यू आएगी दैट इज माइनस 1। 198 माइनस 200 आएगा 5 टाइम्स, तो वैल्यू आएगी माइनस 2। फिर 440 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 89 करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस 5। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो रो 2 और रो 3 के एलिमेंट्स को हमने चेंज किया है, रो 1 के एलिमेंट्स को फिक्स किया है या यूज़ किया है। तो इस तरह से हम करते हैं कैलकुलेशन। अब यहाँ पे हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, कुछ नेगेटिव है, तो इसमें मल्टीपल्स दिख रहे हैं मुझे। देखिए ये 1 है, ये 4 है, 2 4 जा 8 होता है, यहाँ 9 लिखा हुआ है, 5 4 जा 20 है, यहाँ लिखा हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको अगर मैं ऐड कर लूँ इनके मल्टीपल्स को इस रो के अंदर, तो यहाँ पे जीरोज जनरेट हो जाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस होता है, हम जितने जीरोज जनरेट कर सकते हैं किसी डिटरमिनेंट में, तो वो हमारे लिए और यूजफुल होता है, क्योंकि जब डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं और कर सकता हूँ कैलकुलेशन रिड्यूस, एक और कॉलम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके। तो मैं यहाँ पे रो 3 के एलिमेंट्स को तो कर दूंगा फिक्स, और रो 2 के एलिमेंट्स जो हैं उसमें मैं क्या करूंगा, रो 3 का 4 टाइम्स ऐड कर दूंगा। तो रो 2 के एलिमेंट्स में चेंज किया जा रहा है, रो 2 में ऐड कर रहे हैं 4 टाइम्स ऑफ R3। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बनेगा, ये फिक्स है, ये एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे। तो इसमें अगर हम इसका 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये 4 माइनस 4 यहाँ आएगा 0। इसमें अगर इसका 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 9 माइनस 8 जनरेट होगा, वो हो जाएगा 1। फिर इसमें इसका 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो यहाँ तो 0 ही आएगा। अब किसी भी एक रो या कॉलम में कभी भी किसी भी डिटरमिनेंट में 2 जीरोज आ जाएँ और 1 जनरेट हो जाए, तो आपको उसी के अबाउट उसको एक्सपेंड करना चाहिए। तो यहाँ पे इस सेकंड रो के अबाउट मैं एक्सपेंड करूँगा, तो इसमें इस वैल्यू के लिए तो कोफैक्टर कुछ भी आए मल्टीप्लाई 0 से करेंगे वो 0 ही आएगा, इसके लिए भी कुछ भी वैल्यू आए मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 ही आएगा, सिर्फ वैल्यू सिर्फ इसी एलिमेंट के लिए आएगी। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड निकालेंगे माइनर, तो ये रो ये कॉलम मैंने हाइड कर दिए, तो माइनर आएगा 18 माइनस 5 89 माइनस 1, ये वैल्यू आएगी इसके माइनर की। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है 1 के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 1 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। 1 का यहाँ पे ये माइनर है, माइनर के आगे साइन पॉजिटिव मैंने लगा दिया है, क्योंकि कोफैक्टर का माइनर के हिसाब से साइन यहाँ प्लस आता है। तो ये आएगी इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू। बाकी दोनों वैल्यू तो 0 ही थी, तो उसके अबाउट कोई भी आंसर नहीं आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 90, ये आएगा माइनस ऑफ माइनस 89 प्लस 89 हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी माइनस 1, जो आपका यहाँ पे आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से। तो ध्यान रखिए थॉट प्रोसेस क्या है। थॉट प्रोसेस ये होता है, इस तरह से अगर नंबर का बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसी को यूज करके बाकी सबको रिड्यूस करना है, क्योंकि तो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट है, उससे छोटा नहीं हो सकता। तो उसी का हम मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं दूसरे रो या कॉलम में। मैंने रोज में यूज किया है, आप कॉलम से भी कर सकते हैं कि कॉलम 1 को फिक्स करके कॉलम 2 और कॉलम 3 में इस तरह से सब्ट्रैक्शन या एडिशन करिए, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन एडिशन करेंगे रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद में अगर कभी भी जीरो जनरेट करने की पॉसिबिलिटी दिख रही है और रिड्यूस होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है तो और रिड्यूस करिए, फिर उसके बाद में लास्ट में एक्सपेंड करिए जिस रो या कॉलम में जीरो जनरेट हो जाते हैं। दिस इज हाउ वी अप्लाई रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन विद द वैल्यू ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट कैलकुलेशन। अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ अल्फा कॉमा बीटा आर दी वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है इक्वल टू 10। तो हमें निकालनी है द पॉसिबल वैल्यू ऑफ 6 टाइम्स अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इज, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को ही करना है सॉल्व। ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स की वैल्यूज ही निकालनी है, जिसमें बता रहे हैं कि एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी अल्फा और बीटा की फॉर्म में, और फिर उसी का क्यूब निकाल के सब्ट्रैक्ट करके देखना है 6 से मल्टीप्लाई करके कौन सा आंसर करेगा मैच। तो यहाँ पे इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी है उन्हीं का उसमें यहाँ पे यूज करूंगा, और इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आप इसमें नोटिस कर सकते हैं कि पहले वाले कॉलम में एक टर्म है, सेकंड वाले कॉलम में भी एक ही टर्म है, थर्ड वाले कॉलम में एडिशन है यहाँ पे 2 टर्म्स का। तो मेरे दिमाग में स्प्लिटिंग ऑफ डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि मैं स्प्लिट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्योंकि एक ही कॉलम में 2 टर्म्स का एडिशन है। फिर यहाँ पे उससे पहले मुझे दिखता है कि पहले वाले कॉलम में अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक्स फैक्टर कॉमन है, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ स्केलर क्वांटिटी को। सेकंड कॉलम में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन है, उसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ यहाँ पे। तो एक्स और एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो यहाँ 1 2 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 1 4 और 9, और यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस 8 एक्स क्यूब 1 प्लस 27 एक्स क्यूब। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि इसमें भी अगर मैं स्प्लिट कर लूँ इसको 2 डिटरमिनेंट में, तो यहाँ पे ये जो एक्स क्यूब वाला पार्ट जनरेट होगा, जो दूसरा वाला डिटरमिनेंट आएगा उसमें से फिर हमारा एक्स की पावर कॉमन आ सकती है। तो इसके बाद में एक थॉट प्रोसेस हमारा वो हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो यहाँ पे मैं पहला मेथड इसके बाद में सिंप्लीफाई करने का मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि एक पार्ट तो मैं ये अलग कर लूँ 1 1 1, और एक पार्ट मैं ये अलग कर लूँ एक्स क्यूब 8 एक्स क्यूब और 27 एक्स क्यूब। कभी भी किसी भी डिटरमिनेंट में 3 1 जनरेट हो जाते हैं तो वो बहुत ही फेवरेबल एक्सप्रेशन होता है। जैसे यहाँ पे भी 3 1 है, यहाँ देखेंगे यहाँ पे भी 3 1 है, किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में 3 1 जनरेट हो जाते हैं, तो उससे हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं 2 जीरो जनरेट करके। ये एक इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें से एक्स क्यूब लेंगे हम कॉमन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 1 जनरेट होते हुए दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे रो 1 में, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे
कोई भी एक कॉलम को फिक्स करके जिसमें 1 है, बाकी दोनों कॉलम्स में 0 जनरेट कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, C2 लिखूंगा, C2 माइनस C1, C3 लिखूंगा, C3 माइनस C1। अब ध्यान रखिए ये इससे करने से क्या होगा, तो देखिए 1 माइनस 1 आएगा, यहाँ पे ये 0 जनरेट होगा। 4 माइनस 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। 9 माइनस 3 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। तो C2 में मैं चेंज कर रहा हूँ C1 को यूज़ करके, तो C1 में कोई चेंज नहीं आएगा, ये अभी भी क्या रहेगा 1 2 3 रहेगा। C2 माइनस C1 कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ जनरेट हो जाएगा। सिमिलर तरीके से यहाँ पे देखेंगे C3 माइनस C1, तो आएगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2। तो कभी भी 3 1 दिखेंगे तो उससे एक 1 और 2 0 आप जनरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, रो में 2 0 जनरेट किए हैं, आप चाहें तो कॉलम में भी 2 0 जनरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, C2 में से R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर लें, यहाँ 0 आ जाएगा। R3 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर लें, यहाँ 0 आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन फर्स्ट रो के अबाउट ही करते हैं, तो इसलिए मेरे को अगर यहाँ 3 1 दिख रहे हैं तो यहीं मैं 2 0 जनरेट कर लेता हूँ। अब एक्सपेंड करूँगा फर्स्ट रो के अबाउट, तो इन दोनों वैल्यू से तो एलिमेंट की वैल्यू 0 आएगी, माइनर का मल्टीप्लिकेशन 0 से 0 ही आएगा। सिर्फ वैल्यू 1 से ही आएगी, वो यहाँ पे आएगा दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये वैल्यू आएगी -4 माइनस ऑफ -6, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और पॉजिटिव साइन आता है यहाँ पे को फैक्टर के लिए, तो ये वैल्यू आएगी 2 के बराबर। तो ये डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई हो गया। अब इस डिटरमिनेंट की बात करते हैं। तो इस डिटरमिनेंट में देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे अभी तक x और x स्क्वायर कॉमन लिया था, वो मुझे दिख रहा था, तो इसमें से मुझे दिख रहा है कि मैं x क्यूब बाहर निकाल सकता हूँ। तो x क्यूब बाहर निकाल लेंगे तो ये बनेगा ये वाला डिटरमिनेंट। अब फिर से आप नोटिस करिए यहाँ पे 3 1 जनरेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम 2 0 जनरेट कर लेंगे सिमिलर टू दिस। तो हम करेंगे C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1। तो यहाँ पे C1 तो सेम ही रहेगा, ये आएगा 1 माइनस 1 0, यह आएगा 2, यह आएगा 6, फिर यह आएगा ये 0, यह आएगा 6 और यह आएगा 24। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे फर्स्ट रो के अबाउट, तो यह आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 24 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो यह आएगा 48 माइनस 36। बाहर ऑलरेडी x क्यूब लिखा है, 1 के अबाउट एक्सपेंड किया तो 1 से मल्टीप्लिकेशन 1 ही आएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी 12x क्यूब के बराबर। तो एक्सप्रेशन हमारा इसमें चेंज हो गया। तो हमारा जो डिटरमिनेंट था वो ये बन गया है, ये x क्यूब आएगा, ये 2 है, उसके अंदर ऐड करेंगे 12x क्यूब का मल्टीप्लिकेशन विद x क्यूब इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आप नोटिस करेंगे तो ये x क्यूब में ही एक इक्वेशन बन रही है, और हमें यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं चाहिए, हमें अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं x क्यूब की वैल्यू को लिख लूँ t, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन बनेगी t में क्वाड्रेटिक, उसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब ही होंगे। पहले देखिए मैंने इसको सिंप्लीफाई कैसे किया, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे 2 है, 12 है, 10 है, तो पूरी की पूरी इक्वेशन को लेफ्ट राइट में आप डिवाइड कर लीजिए 2 से, तो 2 5 10, यहाँ 5 बचेगा, ये 2 से डिवाइड होगा 1 आएगा, ये आएगा 6x क्यूब। अब मैं यहाँ से बोल रहा था आपको कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, दैट इज द वैल्यूज ऑफ x, तो यहाँ पे अगर मैं t की जगह पुट कर दूंगा x क्यूब की जगह t पुट कर दूंगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से 6t स्क्वायर प्लस t माइनस 5। अब क्योंकि x की वैल्यू अल्फा है और बीटा है, तो t की वैल्यू क्या होगी, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब होगी। तो इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब ही होंगे। फिर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को इवेलुएट कर सकते हैं, तो इसको हम कर लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, तो यहाँ से 60 माइनस 5 t प्लस 1 का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, t की वैल्यू 5/6 और -1 आएगी। तो ये एक हमारा अल्फा क्यूब है, दूसरा हमारा बीटा क्यूब है। अब नोटिस करेंगे इनका डिफरेंस पॉजिटिव फॉर्म में ही दिया हुआ है, पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, अल्फा क्यूब हम यही लेंगे, बीटा क्यूब यही लेंगे, तभी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन जनरेट होगा, दैट इज 5/6 माइनस ऑफ -1, ये एक्सप्रेशन आएगा दैट इज इक्वल टू 11/6, और उसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर 11 आएगा। अगर आप अपोजिट ले लेंगे -1 माइनस 5/6 करेंगे तो आंसर -11 आएगा। तो पॉसिबल वैल्यू तो एक 11 हो सकती है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इस स्टेप के बाद में स्प्लिटिंग ऑफ द डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज करके। और एक इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस हमने और सीखा कि 3 1 है तो आप 2 0 जनरेट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा थॉट प्रोसेस इसके बाद में सिंप्लीफाई करने का, जिस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो उसका तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूंगा तो आप यहाँ पे नोटिस करिए कि फर्स्ट रो में एक एलिमेंट मुझे ऐसा दिख रहा है जो 1 जनरेट हो रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस है कि अगर आपको किसी भी एक रो या कॉलम में कहीं पे भी एक 1 जनरेट होता हुआ दिख जाए, जैसे मुझे दिख रहा है 1 जनरेट होता हुआ फर्स्ट रो में है, या मैं बोल सकता हूँ वो फर्स्ट कॉलम में है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि जिस रो या जिस कॉलम में आपको 1 दिख रहा है उस 1 को यूज करके उसी के रो में या उसी के कॉलम में आप 2 जीरोस डेफिनेटली जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं जनरेट करूंगा इस 1 को यूज करके, यहाँ पे इन दोनों पोजीशन पे जीरोस इस कॉलम के अंदर, आप चाहें तो इस रो में भी कर सकते हैं इन दोनों पोजीशन पे जीरोस जनरेट। उसको जनरेट करना बहुत ही आसान होता है। तो उसका तरीका क्या है, जब मैं रो में जीरो जनरेट करूंगा तो इस रो को फिक्स कर लूंगा जिस रो में 1 है। अगर इन दोनों कॉलम्स में इस पोजीशन पे जीरो जनरेट करूंगा तो इस कॉलम को फिक्स कर लूंगा, बाकी दोनों कॉलम में इस पोजीशन पे जीरो जनरेट कर लूंगा। अब मैं रो को फिक्स कर रहा हूं तो रो 2 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, 1 का 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे R2 गिव्स R2 माइनस 2R1। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है 1 का मल्टीपल हर कोई वो वैल्यू होता है।
तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ R1 कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, ताकि यहाँ पे 0 जनरेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 कैसे आएगा, अब ये 3 जो है 1 का 3 टाइम्स है, तो लिखेंगे R3 माइनस 3R1। इस तरह से हम कर सकते हैं। आप चाहते तो इस कॉलम में और इस कॉलम में इन दोनों पोजीशन पे भी 0 जनरेट कर सकते थे। इसमें कैसे 0 आता, C2 माइनस C1 आता, तब यहाँ 0 आ जाता। इधर कैसे 0 आता, C3 में से हम सब्ट्रैक्ट करते 1 प्लस एक्स क्यूब टाइम्स ऑफ 1, क्योंकि यहाँ 1 प्लस एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो उसका मल्टीपल का 1 वो ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहाँ 2 लिखा था तो 2 टाइम्स ऑफ 1, 3 लिखा था तो 3 टाइम्स ऑफ 1, ताकि 0 जनरेट हो जाए। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम एक जगह भी अगर आपको 1 दिख जाता है, उस 1 को यूज करके उसी के रो में या उसी के कॉलम में बाकी दोनों पोजीशन पे आप 0 जनरेट कर सकते हैं मल्टीपल्स का सब्ट्रैक्शन करके या एडिशन करके। इस तरह से 0 जनरेट हम कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा, रो 1 तो वही रहेगा, उसको यूज़ किया है, रो 2 और रो 3 में चेंज आएगा, इन दोनों पोजीशन में 0 आएगा, समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या आएगा, 4 में से इसका 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू आएगी 2। फिर यहाँ आएगा 1 प्लस 8 एक्स क्यूब में से इसका 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 1 प्लस 8 एक्स क्यूब, माइनस में आएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 8 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स क्यूब आएगा 6 एक्स क्यूब, 1 माइनस 2 आएगा माइनस 1, तो ये आएगा 6 एक्स क्यूब माइनस 1। अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं ये, तो यहाँ पे 9 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 आएगा, तो ये वैल्यू आएगी 6। यहाँ आएगा 1 प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस 6 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, तो 2 एक्स क्यूब नहीं सॉरी 1 प्लस 27 एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, ये सब्ट्रैक्शन हमें करना है। तो 27 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स क्यूब हो जाएगा 24 एक्स क्यूब, 1 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2, तो ये एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा। अब हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लेंगे फर्स्ट कॉलम के अबाउट, जहाँ पे हमें 1 1 और 2 जीरोस दिख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के अबाउट तो एलिमेंट यहाँ पे जो भी डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन 0 ही आएगा, सिर्फ इसी से वैल्यू आएगी 1 से, तो आएगा दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 2 टाइम्स 24 एक्स क्यूब माइनस 2, यह आएगा 6 टाइम्स 6 एक्स क्यूब माइनस 1। तो उसमें से मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो ये जो 2 है बाहर इसीलिए लिखा हुआ है, चाहे तो आप इसको अंदर ले जाइए, तो क्या आएगा 2 टाइम्स 24 एक्स क्यूब माइनस 2, ये मल्टीप्लिकेशन, और 6 में से यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा 6 टाइम्स 6 एक्स क्यूब माइनस 1। उसमें से मैंने सिंपली 2 बाहर निकाल लिया है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये 2 एक्स क्यूब आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 6 एक्स क्यूब प्लस 1 और इक्वल टू 5। तो ये जो एक्स क्यूब कैसे लिखा है, ये जो 2 है ये 10 में आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 2 है 10 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10, तो एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा। देखिए वही बन रहा है एक्सप्रेशन जैसे पहले सॉल्व किया था, एक्स क्यूब को टी मान के, टी की में क्वाड्रेटिक बनी थी, टी की 2 वैल्यूज आई थी, यही क्या आएगी अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू को करेगी रिप्रेजेंट। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे नेक्स्ट थॉट प्रोसेस हमने डिस्कस किया, यही मल्टीपल ऑफ 1 को सब्ट्रैक्ट करके 0 जनरेट कर सकते हैं, कहीं पे भी 1 आपको दिख जाएगा। इस तरह से रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हम अप्लाई करके कर सकते हैं सॉल्व। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 14। तो इसको मैं प्रॉपर्टी नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा ऑब्जर्वेशन है ये, क्योंकि यहाँ पे इसका यूज किया जाता है हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के थॉट प्रोसेस को डेवलप करने। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 14। अब इसको मैं प्रॉपर्टी नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा ऑब्जर्वेशन है ये। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए डिटरमिनेंट दैट इन्वॉल्व एक्स आर इन पॉलिनोमियल्स इन एक्स। तो यहाँ पे एक डिटरमिनेंट है, उसमें जो उसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसमें अगर x वेरिएबल आ रहा है और उन x वेरिएबल में क्या बन रहा है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x के अंदर, एवरी एलिमेंट और सम ऑफ द एलिमेंट्स, एंड इफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 व्हेन a इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर x देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। तो देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। जैसे सपोज ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर b c c a a b। हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, पहले मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूं कि इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। ये जो ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काफ़ी यूजफुल होता है, और जो अगर प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें लेफ्ट और राइट हैंड साइड को देख के भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, जहाँ बी लिखा हुआ है वहाँ पे अगर मैं ए वैल्यू पुट कर दूँ, तो देखिए इस डिटरमिनेंट में क्या चेंज आएगा। जहाँ बी लिखा हुआ है वहाँ ए पुट कर दूंगा, तो ये तो ए स्क्वायर ए सी आ जाएगा, ये भी ए स्क्वायर सी ए आ जाएगा, ये सी स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई ए, जिसको आप ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। तो आप नोटिस करेंगे अब इसके बाद में सब्सटीट्यूट करने के बाद में जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम है दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, और हम पहले प्रॉपर्टी भर चुके हैं, अगर कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं या कोई भी 2 रो आइडेंटिकल हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0 के बराबर। तो ये वैल्यू होगी 0 के बराबर। तो इससे हमने यहाँ पे ये सीखा कि ये जो देखेंगे डिटरमिनेंट के अंदर इसमें ए बी सी के एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं और इन एबीसी की अगर हम पावर देखेंगे तो नेचुरल नंबर्स में पावर्स है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो उसमें एबीसी का एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जनरेट होगा, ए की कुछ पावर होगी, बी की कुछ पावर होगी, सी की कुछ पावर होगी। तो उसके अगर मैं फैक्टर्स जनरेट करूंगा तो उन फैक्टर्स में से वन ऑफ द फैक्टर क्या होगा, बी माइनस ए विल बी द फैक्टर। क्यों होगा ये वाला फैक्टर, क्योंकि अगर मैं बी की जगह ए पुट करूंगा तो वो क्या है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसकी वैल्यू को 0 कर रहा है। तो इसके एक्सपेंशन में एक फैक्टर ये होना इसलिए जरूरी है क्योंकि राइट साइड में जो फैक्टर्स आएंगे 2 या 3, उसमें अगर मैं बी की जगह पुट करूंगा तो वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तभी वो यहाँ पे ये चीज़ हमें दिख भी रही है। तो एक सिंपल सा थॉट प्रोसेस ये है, यहाँ पे क्या लिखा है, पॉलिनोमियल इन एक्स, जरूरी नहीं है ए बी सी में भी पॉलिनोमियल दिख सकता है। फिर जहाँ भी एक्स है उसकी जगह मैंने ए पुट किया, इसीलिए लिखा है एक्स माइनस ए जो है फैक्टर होगा गिवन डिटरमिनेंट का।
अगर x की जगह a पुट करने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू हो रही है 0 के बराबर। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इस डिटरमिनेंट के एक्सपेंशन में इसका एक्सप्रेशन जो आएगा उसमें इस तरह से कुछ आएगा b माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय सम फैक्टर। तो एक फैक्टर इसका डेफिनेटली ये होगा, क्योंकि जब भी मैंने b को a पुट किया तो ये 0 हो गया, राइट साइड का पार्ट भी 0 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो देखिए एक ऑब्जर्वेशन है, तो जब मुझे यहाँ पे दिखा, मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा है, सी बी सी और सी ए दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे देखिए ए है, अगर यहाँ भी ए हो जाए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे सी की जगह तो सी ही है, लेकिन ए की जगह बी की जगह मैं कर दूंगा अगर पुट, तो ये दोनों कॉलम सेम दिख रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ये थॉट प्रोसेस आ सकता है, इसको देख के फिर मैं अगर ये डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकता हूँ तो इस तरह से मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं अगर एक और सब्सटीट्यूशन करता हूँ, दैट इज सी इक्वल टू ए। तो सी इक्वल टू ए का थॉट प्रोसेस कैसे आया, देखिए अगर मैं सी की जगह पुट करता हूँ तो देखिए जैसे बी स्क्वायर है वैसे ही ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी ए स्क्वायर है, फिर यहाँ पे बी सी लिखा हुआ है, यहाँ ए बी लिखा हुआ है, तो ये अगर ए बी ही रहने दो, सी की जगह पुट कर दूँ तो ये भी ए बी हो जाएगा, तो ये दो कॉलम सेम हो जाएंगे। तो सी की जगह पुट करने पे भी क्या होगा, यहाँ पे दो कॉलम सेम जनरेट हो जाएंगे, फर्स्ट और थर्ड कॉलम, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर सी इक्वल टू ए पुट करने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो रही है तो सी ए को ले जाइए लेफ्ट में, तो आप बोल सकते हैं सी माइनस ए इसका फैक्टर होगा या ए माइनस सी इसका फैक्टर होगा, वन ऑफ द, ये चीज़ हम यहाँ पे बोल सकते हैं। और यहाँ पे जब भी अगर 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, तो इसमें क्या होगा, जनरली क्या होते हैं, रिपीट करते हैं, मतलब एक पैटर्न बनता है, जैसे बी माइनस ए है, सी माइनस ए है, तो बी माइनस सी भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, वो भी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, वैल्यू सब्सटीट्यूट करके बी की जगह सी, जहाँ भी बी लिखा हुआ है, देखिए अगर मैं सी पुट कर दूंगा तो देखिए सी स्क्वायर जनरेट हो रहा है, मुझे दिख रहा है, और यहाँ ए सी आएगा, यहाँ भी ए सी है, तो इस तरह से क्या होंगे, ये दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो इससे बोल सकते हैं हम बी माइनस सी क्या है, इसका फैक्टर है। तो ये ऑब्जर्वेशन से हम बता सकते हैं। तो इस डिटरमिनेंट का प्रूव करने का हम डिस्कस करेंगे थॉट प्रोसेस एक सेपरेट वीडियो में, उसमें मैं क्वेश्चंस और थॉट प्रोसेसेस डिस्कस करूंगा, उसमें इस तरह से प्रूव आ सकता है कि इसको प्रूव करिए इसके बराबर है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ क्यों यूजफुल होती है, क्योंकि अगर इस तरह से एक्सप्रेशन दिखा हुआ है और इस तरह से ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसमें वन ऑफ द ऑप्शन ये है, तो इसमें आप देख के आइडिया लगा सकते हैं, अगर ये इसका फैक्टर है मतलब बी की जगह अगर मैं ए पुट करूंगा तो ये 0 आना चाहिए, तो आप यहाँ पुट करके चेक कर सकते हैं, और पुट करके चेक करना सोचना ईजी है। 0 आ रहा है इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, बी की जगह सी पुट करके देखिए 0 आ रहा है तो इसका फैक्टर है, ये पुट करके देखिए 0 आ रहा है तो इसका फैक्टर है। तो इस तरह से एटलीस्ट आप 3 फैक्टर को तो पता लगा पाएंगे जो इसके फैक्टर्स हैं। तो ये चीज़ वहाँ यूजफुल होती है। और कैसे यूजफुल होगी, इस तरह से अगर आप सब्सटीट्यूशन सोच सकते हैं कि ये चीज़ 0 आ रही है, तो उसका तरीका यही है कि आपको ये फैक्टर्स क्या होते हैं, जनरेट करने होते हैं इस डिटरमिनेंट में। ये भी हमारा थॉट प्रोसेस होता है। तो उसी तरह से हम रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन फिर अप्लाई करते हैं।